जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है ममता हिंदी कहानियां चैनल में। यहाँ पर आपको मिलेंगी दिल को छू जाने वाली प्रेरणादायक कहानियां। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। आपके सहयोग से आपका अपना चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद। प्रियतम को 1 साल की जेल हो गई और अपराध बस इतना कि 3 दिन पहले जेठ की झुलसाने वाली धूप में उन्होंने देश के कुछ सेवकों को शरबत पिलाकर उनका आदर सत्कार किया था। मैं उस वक्त अदालत के भीतर खड़ी थी। कमरे के बाहर पूरा नगर जैसे किसी कैद में बंद शेर की तरह दहाड़ रहा था। मेरे जीवन साथी हथकड़ियों में जकड़े हुए जब भीतर लाए गए तो पूरे वातावरण में जैसे सन्नाटा पसर गया। पर मेरे भीतर मानो कोई तूफान मचल रहा था। मेरा हृदय जैसे पिघल रहा हो और इस पिघलन से मेरे पूरे शरीर में एक आवेग सा भर गया था। कभी इतना गर्व मुझे नहीं हुआ था। वह अदालत, वह अंग्रेज अधिकारी जो कुर्सी पर बैठा था और वह पुलिसकर्मी जो लाल जरीदार पगड़ियां बांधे खड़े थे, सब मेरी आंखों में तुच्छ प्रतीत हो रहे थे। बार बार मन करता दौड़कर अपने पति के चरणों से लिपट जाऊं और वहीं अपने प्राण दे दूं। पर उनकी छवि कितनी शांत, स्थिर और तेजस्वी थी। न कोई शोक, न विषाद, न ही ग्लानि की कोई झलक, बल्कि उनके होठों पर एक आत्मविश्वास भरी ओजस्वी मुस्कान खेल रही थी। और सजा 1 साल का कठोर कारावास। वाह रे न्याय, कितना अद्भुत है। मुझे तो गर्व था कि मैं ऐसे 1000 अपराध करने को तैयार हूं। जब चलने लगे तो उन्होंने एक बार मेरी ओर देखा, हल्का सा मुस्कुराए और फिर उनका चेहरा कठोर हो गया। मैं अदालत से लौटकर सीधे घर आई, 5 रुपए की मिठाई मंगवाई और सभी स्वयं सेवकों को बुलाकर खिलाई। उस शाम पहली बार मैं कांग्रेस के जलसे में गई। सिर्फ गई नहीं, मंच पर खड़ी होकर भाषण भी दिया और सत्याग्रह का व्रत ले लिया। मुझे नहीं पता ये ताकत मेरी आत्मा में कहां से आ गई थी, पर शायद सब कुछ खो देने के बाद डरने के लिए कुछ बचता ही नहीं। अगले दिन मैंने 2 तार भेजे, एक पिताजी को और दूसरा ससुर जी को। पिताजी वन विभाग में एक अच्छे पद पर थे और ससुर जी पेंशन पाते थे। पूरा दिन बीत गया पर जवाब नहीं आया। अगले दिन भी चुप्पी। तीसरे दिन दोनों का जवाब आया, पर क्या जवाब। ससुर जी का पत्र मानो तानों से भरा हुआ था। लिखा, मुझे उम्मीद थी कि बुढ़ापे में तुम दोनों मेरा सहारा बनोगे, पर तुमने मेरी आशाओं पर पानी फेर दिया। अब क्या चाहते हो, मैं भीख मांगूं? मैं सरकार से पेंशन पाता हूं, तुम्हें आश्रय देकर अपनी पेंशन से हाथ नहीं धो सकता। पिताजी का पत्र थोड़ा नरम था, लेकिन भाव वही था। उनके शब्दों में स्पष्ट झलक रहा था कि वे भी मेरे फैसले से खुश नहीं थे। इस साल उनका प्रमोशन होने वाला था और मेरी वजह से उन्हें अपना भविष्य खतरे में दिख रहा था। अगर वो बुलाएंगे तो शायद मुझे ग्रेड से हाथ धोना पड़ सकता है। हाँ, उनकी मदद की बात बस कहने भर की थी। मैंने दोनों खत फाड़कर फेंक दिए और दोबारा कुछ भी लिखने का ख्याल छोड़ दिया। ओह स्वार्थ, तेरी ताकत कितनी बड़ी है। अपना ही पिता केवल अपने स्वार्थ की राह में बाधा की आशंका से अपनी बेटी के लिए इतना कठोर हो जाए, और ससुर जो अपनी बहू की सुध तक लेने को तैयार ना हो। पर मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो जिंदगी की पूरी किताब पढ़नी बाकी है। अब तक मैं अपनी स्थिति को लेकर निश्चिंत थी, लेकिन अब एक नई चिंता सिर उठाने लगी। इस सुनसान घर में बिना किसी सहारे के मैं आखिर कैसे टिकूंगी? मगर जाऊं तो जाऊं कहां? अगर मैं पुरुष होती तो कांग्रेस के आश्रम में चली जाती या मजदूरी का कोई सहारा ढूंढ लेती, लेकिन मेरे पैरों में नारीत्व की बेड़ियां पड़ी थी। मुझे अपनी जान से ज्यादा अपनी मर्यादा की चिंता थी। किसी की नजर मेरे सम्मान पर न पड़े, यही फिक्र खाई जा रही थी। तभी नीचे से किसी की आहट सुनाई दी। मैंने झांका तो देखा 2 आदमी खड़े हैं। मन हुआ पूछूं, तुम कौन हो, यहाँ क्यों खड़े हो? लेकिन फिर लगा, मुझे पूछने का हक भी है क्या? ये तो आम रास्ता है। फिर भी मन को एक खटका सा लगा। वो आशंका जैसे मेरे भीतर एक चिंगारी बनकर बैठ गई। गर्मी इतनी थी कि बदन झुलस रहा था, लेकिन मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। घर में पड़ा एक बड़ा चाकू निकाला और सिरहाने रख लिया। वो डर जैसे मेरे सामने बैठकर मुझे घूर रहा हो। तभी किसी ने आवाज दी। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई।
मैंने दरवाजे पर कान लगाया। कोई कुंडी खटखटा रहा था। दिल जोरों से धड़कने लगा। वही 2 बदमाश होंगे। क्यों दरवाजा खटखटा रहे हैं? मुझसे क्या चाहिए? गुस्से और डर की मिली-जुली भावना से भरकर मैंने दरवाजा खोला और छज्जे पर जाकर तेज आवाज में पूछा, कौन है? आवाज सुनकर दिल को थोड़ी राहत मिली। सामने बाबू ज्ञानचंद खड़े थे, मेरे पति के सबसे भले मित्र। मैंने नीचे जाकर दरवाजा खोला। उनके साथ एक महिला भी थी, मिसेस ज्ञानचंद। वे मुझसे उम्र में बड़ी थी और पहली बार मेरे घर आई थी। मैंने उनके पैर छुए। हमारे यहाँ दोस्ती बस मर्दों तक सीमित रहती है, औरतों तक शायद ही जाती हो। दोनों ऊपर आए। बाबू ज्ञानचंद स्कूल में मास्टर है, बड़े सीधे सादे और समझदार इंसान। लेकिन आज मैंने महसूस किया कि असली समझ उनकी पत्नी में है। वह मजबूत, कदकाठी और आत्मविश्वास से भरी हुई महिला थी। चेहरे पर ऐसा रौब जैसे कोई शाही व्यक्तित्व हो। सिर से लेकर पांव तक गहनों से लदी फदी, और भले ही उनका चेहरा पारंपरिक सुंदरता की परिभाषा में ना आता हो, लेकिन उसमें एक अजीब खिंचाव था। अगर मैं उन्हें किसी और जगह देखती तो शायद नजरें फेर लेती। बाहरी तौर पर कठोर, लेकिन भीतर से वे दया और करुणा का सागर थी। घर कोई पत्र लिखा? उन्होंने थोड़ा झिंझकते हुए सवाल किया। मैंने संकोच के साथ कहा, हाँ लिखा था। कोई लेने आ रहा है? नहीं, न पिताजी मुझे अपने पास रखना चाहते हैं, न ससुर जी। तो फिर क्या? अभी यहीं पड़ी हूं। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा। तो मेरे घर क्यों नहीं चलती? इस सुनसान घर में अकेली रहना ठीक नहीं। अभी खुफिया विभाग के 2 आदमी यहाँ तैनात हैं। मैं मन ही मन समझ गई थी कि वे दोनों व्यक्ति खुफिया एजेंसी के होंगे। ज्ञान बाबू ने अपनी पत्नी की ओर देखा, जैसे उनकी अनुमति का इंतजार कर रहे हों। उनकी स्वीकृति की झलक पाकर बोले, तो मैं जाकर तांगा लाऊं? देवी जी ने ऐसे घूरा जैसे कह रही हूं, क्या अभी तक यहां खड़े हो? मास्टर साहब चुपचाप दरवाजे की ओर बढ़े। ठहरो, देवी जी ने रुकने का इशारा किया। कै तांगा लाओगे? कै? मास्टर साहब एक पल को हड़बड़ा गए। हाँ कै? एक तांगे में 3 सवारियां ही तो बैठेंगी। संदूक, बिछावन और बर्तन भांडे क्या मेरे सिर पर रखोगे? तो 2 तांगे लाता हूं, मास्टर साहब ने डरते डरते जवाब दिया। एक तांगे में कितना सामान भर पाओगे? तो 3 ले आता हूं। अरे अब जाओ भी, छोटी सी बात के लिए घंटा भर लगा दिया। मैं कुछ कहने ही वाली थी कि ज्ञान बाबू रवाना हो गए। मैंने झिझकते हुए कहा, बहन मेरे आने से तुम्हें तकलीफ होगी? और देवी जी ने सख्त आवाज में कहा, हाँ तकलीफ तो होगी। तुम दोनों टाइम पर 2-3 पांव आटा खा लोगी, कमरे के एक कोने में जम जाओगी और तेल वेल सिर में डालोगी। क्या यह तकलीफ कम है? मैं शर्मिंदा होकर मुस्कुराई। आप तो मजाक बना रही हैं। देवी जी ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए सहानुभूति से कहा, जब तुम्हारे बाबूजी वापस लौट आए तो मुझे भी अपने घर मेहमान रख लेना। मेरा सारा घाटा पूरा हो जाएगा। अब तो चलने के लिए तैयार हो जाओ, सामान बांधो, खाट वाट कल मंगवा लेंगे। मैंने इतनी संवेदनशील और सरल स्वभाव की महिला कभी नहीं देखी। उनकी बातें ऐसी मधुरताली होती कि लगता जैसे हर शब्द पर फूल बरस रहे हो। अगर मैं उनकी सगी बहन भी होती तो शायद इससे बेहतर व्यवहार की उम्मीद न करती। उनकी जिंदगी में चिंता या क्रोध के लिए कोई जगह ही नहीं थी। हमेशा उनके चेहरे पर एक हल्का सा मुस्कान का साया रहता। घर में कोई लड़का या बच्चा नहीं था, पर कभी उन्हें उदासी में डूबा हुआ नहीं देखा। बाहरी कामों के लिए एक नौकर रख लिया था, लेकिन घर के अंदर का हर छोटा बड़ा काम खुद करती। इतनी कम खाकर और दिन भर इतनी भाग दौड़ के बावजूद वे इतनी स्वस्थ और ऊर्जा से भरी रहती, ये मेरे लिए रहस्य था। आराम जैसे उनके जीवन से गायब ही था। तपती दोपहरी में भी वह कभी लेटती नहीं थी। मुझे तो बस यही शिकायत थी कि वे मुझे कुछ करने ही नहीं देती, और ऊपर से हर समय कुछ न कुछ खिलाने का जुनून। लेकिन अभी 8 ही दिन गुजरे थे कि मैंने उन्हीं दोनों खुफिया एजेंटों को फिर नीचे बैठे देखा। मेरा दिल धड़क उठा। ये लोग यहाँ भी मेरे पीछे आ गए? मैंने फौरन बहन जी से कहा, वे दोनों बदमाश फिर यहाँ मंडरा रहे हैं। उन्होंने बेपरवाही से कहा, कुत्ते हैं, भटकने दो। मैंने चिंतित होकर कहा, कहीं कोई नई चाल न चले। उन्होंने उसी लापरवाही से जवाब दिया, भौंकने के अलावा और क्या करेंगे?
मैंने डरते हुए कहा, काट भी सकते हैं। वह हंसते हुए बोली, इसके डर से कोई भागता थोड़ी है। लेकिन मेरी बेचैनी कम नहीं हुई। बार बार छज्जे पर जाकर उन्हें देख आती। मेरे दिमाग में यही चलता रहता कि ये लोग मुझे यहाँ से भगाने के लिए तुले हुए हैं। आखिर उन्हें इससे क्या फायदा मिलेगा? मैं नौकरशाही का क्या बिगाड़ सकती हूँ? मेरी ताकत ही कितनी है। एक और हफ्ता बीत गया। खुफिया वालों ने पीछा नहीं छोड़ा। मेरा धैर्य टूटने लगा। इस हालत में वहां रहना मुझे सही नहीं लग रहा था, लेकिन देवी जी से कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। एक दिन शाम को जब ज्ञान बाबू घर आए तो उनके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। मैं बरामदे में बैठी परवल छील रही थी। ज्ञान बाबू सीधे कमरे में गए और देवी जी को इशारे से बुला लिया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। अगर ऐसा कोई इंसान होता जिसकी नजरें सीधे लोगों के दिलों के तहखानों तक पहुंच सकती, तो शायद बहुत कम लोग ऐसे होते जो उसकी आंखों में आंखें डालकर देख पाते। महिला आश्रम की जुगनूबाई को लेकर लोगों का यही ख्याल बन गया था। वो एक बूढ़ी, अनपढ़ और गरीब औरत थी, लेकिन देखने में इतनी सादी और मृदुभाषी कि पहली बार देखने वाला उसे साधारण ही समझता। पर उसकी आंखों में एक अजीब सा हुनर था, जैसे कोई परखा हुआ प्रूफ रीडर सिर्फ गलतियां खोज निकालता है। वो हर बुराई को दूर से पहचान लेती थी। शहर में कोई ऐसी महिला नहीं थी जिसकी जिंदगी का छुपा हुआ पन्ना जुगनू की निगाहों से बचा हो। उसका छोटा, भारी भरकम शरीर, सफेद काले बालों का गोंद हुआ गुच्छा, गोल चेहरा और भरे हुए गाल ऐसे लगते थे मानो वो अपने अंदर की चतुराई को छुपाए हुए हो। लेकिन जैसे ही वो किसी की आलोचना शुरू करती, उसकी आंखें आग की तरह चमक उठती और आवाज कड़वी हो जाती। जुगनू की चाल भी निराली थी। वो बिल्ली की तरह हल्के कदमों से चलती और शिकार की हलचल पाते ही बिजली की तरह टूट पड़ती। महिला आश्रम में उसका काम बाकी महिलाओं की सेवा करना था, लेकिन उसकी उपस्थिति ही महिलाओं को असहज कर देती थी। जब वो कमरे में कदम रखती तो हंसी ठिठक जाती, चहकती आवाजें जैसे दबी रह जाती, मानो हर किसी को अपने अतीत के पर्दे में छुपा सच सामने आता महसूस होता हो। अतीत कौन है जो अपने गुजरे हुए वक्त के राजों को किसी पिंजरे में कैद करके न रखना चाहता हो? अमीरों को चोरों का डर चैन से सोने नहीं देता और मान सम्मान वाले अपनी इज्जत बचाने में व्यस्त रहते हैं। ये अतीत ऐसा है जो वक्त के साथ छोटे कीड़े की तरह बढ़ते बढ़ते एक राक्षस बन जाता है। और जुगनू को हर किसी के ऐसे ही भूतकाल के किस्से मालूम थे। जरूरत पड़ने पर वो उन्हें ऐसे उघाड़ देती जैसे कोई पुरानी जख्म ताजा कर दे। अगर किसी महिला ने उसकी बात काटी या रौब झाड़ने की कोशिश की तो उसकी भ्रुकुटियां तन जाती। महिलाओं के लिए जुगनू का डर किसी ऐसे साए जैसा था जो हर वक्त उनके अतीत के दरवाजों पर दस्तक देता रहता। उसकी तीखी नजरें अच्छे अच्छों का हौसला पस्त कर देती थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि स्त्रियां उससे नफरत करती थी। नहीं, सब उससे मिलने को उतावली रहती और उसका स्वागत सत्कार बड़े आदर के साथ करती। दरअसल पड़ोसियों की निंदा करना तो इंसानों का सदियों पुराना मनोरंजन है और जुगनू के पास इस शौक को पूरा करने का भरपूर सामान मौजूद था। शहर में एक प्रतिष्ठित विद्यालय था जिसका नाम था इंदुमती महिला पाठशाला। हाल ही में मिस खुर्शेद को उसकी प्रिंसिपल बनाकर भेजा गया था। महिलाओं के लिए यह स्कूल और क्लब दोनों का मिला जुला रूप था। मिस खुर्शेद जब पहली बार महिला आश्रम पहुंची तो उनके स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। वह अपनी प्रतिभा और मिलनसारिता से सभी का दिल जीतने में कामयाब रही। उनकी बातचीत में ऐसी मिठास थी कि आश्रम की सारी देवियां उनके व्यक्तित्व पर मुग्ध हो गईं। गायन में पारंगत थी, उनके व्याख्यान मंत्रमुग्ध कर देने वाले थे और अभिनय कला में उन्होंने विदेश में नाम कमाया था। उनका गुलाबी रंग, कोमल मुखड़ा, आकर्षक आंखें और आधुनिक अंदाज के बाल, सब कुछ इतना सजीव था कि उन्हें देखना एक अद्भुत अनुभव लगता। ऐसी गुणवान महिला का आश्रम में आना सबके लिए गौरव की बात थी। लेकिन चलते वक्त मिस खुर्शेद ने मिसेस चंदन को एकांत में बुलाकर पूछा, वो बूढ़ी औरत कौन है? दरअसल जुगनू कई बार आकर उन्हें ऐसी नजरों से देख चुकी थी जैसे कोई घुड़सवार किसी नई घोड़ी को परख रहा हो। मिसेस चंदन मुस्कुराते हुए बोली,
वो ऊपर के काम के लिए रखी गई है। कोई काम हो तो बुलाऊं? मिस खुर्शीद ने सिर हिलाते हुए कहा। नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं, पर वो मुझे चालाक लगती है। और हाँ, देखने से लगता है कि वो सिर्फ नौकरानी नहीं बल्कि यहाँ की हुक्मरानी है। मिसेस टंडन, जो पहले से ही जुगनू की हरकतों से खफा थी, ने मौका देखकर उसकी बुराइयों का पुलिंदा खोल दिया। जुगनू की तीखी बातें और उसकी तानेबाजी किसी से छिपी नहीं थी। मिस खुर्शीद को भी चेतावनी दे डाली, उससे होशियार रहिएगा। मिस खुर्शीद ने गंभीर होकर कहा, तब तो ये औरत बहुत खतरनाक मालूम होती है, तभी सब इससे डरती है। इसे आप निकाल क्यों नहीं देती? ऐसी औरत को तो एक पल भी रखना नहीं चाहिए। मिसेस टंडन ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, निकालना इतना आसान नहीं है। अगर उसे निकाला तो जीना मुश्किल हो जाएगा। वो हमारे भेद रहस्यों को ऐसे उघाड़ देगी कि कहीं मुंह दिखाने लायक न बचे। अभी 2-4 दिन में उसके रंग ढंग आपको खुद समझ आ जाएंगे। बस मेरी यही प्रार्थना है कि आप उसके जाल में न फंसे। उसके सामने गलती से भी किसी मर्द से बातचीत करने की हिमाकत मत करना। उसके जासूस न जाने कहां कहां फैले हुए हैं। नौकर से भेद उगलवा लेगी, डाकिये से चिट्ठियों का राज जान लेगी, बच्चों को बहलाकर घर का हाल पूछ लेगी। ऐसी औरत को तो गुप्तचर विभाग में होना चाहिए था। पता नहीं यहाँ क्यों डेरा जमाया है। मिस खुर्शीद का चेहरा गंभीर हो गया, जैसे इस गुत्थी को सुलझाने की ठान रही हो। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, ठीक है, मैं इसे संभाल लूंगी। अगर इसे यहां से न हटा दिया तो कहना। मिसेस टंडन ने बेबसी से कहा, सिर्फ निकालने से कुछ नहीं होगा। उसकी जुबान कौन बंद करेगा? फिर तो वो और भी बेखौफ होकर कीचड़ उछालेगी। मिस खुर्शीद ने आत्मविश्वास से कहा, उसकी जुबान भी मैं चुप करा दूंगी। देख लेना, ये मामूली औरत यहाँ बादशाहत कर रही है, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। जब वह चली गई तो मिसेस टंडन ने जुगनू को बुलाकर कहा, यह नई मिस साहिबा है, स्कूल की प्रिंसिपल, उन्हें देखो। जुगनू ने तिक्त स्वर में कहा, आप देखे, मैं ऐसी सैकड़ों छोकरी देख चुकी हूं, इनकी आंखों का पानी सूख चुका है। मिसेस टंडन ने धीमे से चिताया, ये तुम्हें सबक सिखा देंगी, उनसे संभल कर रहना। कह गई है कि तुम्हें सही करके ही दम लेंगी। मैंने सोचा तुम्हें पहले से आगाह कर दूं, ऐसा ना हो उनके सामने कुछ उल्टा सीधा बोल दो। जुगनू ने चुनौती भरे लहजे में कहा, मुझे समझाने का काम मत करो, उन्हें समझा देना। यहाँ का आना बंद न कर दूं तो मैं भी अपने बाप की नहीं। वो घूम घूम कर दुनिया देख आई है, तो मैं यहाँ बैठे बैठे दुनिया देख चुकी हूँ। मिसेस टंडन ने उसकी पीठ थपथपाई। मैंने समझा दिया, अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। जुगनू ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बस चुपचाप तमाशा देखिए, मैं कैसे इनसे तिगनी का नाच नचवाती हूँ। वैसे इन्होंने अब तक शादी क्यों नहीं की? उम्र तो 30 के करीब होगी। मिसेस टंडन ने खींच कर कहा, कहती है शादी करनी ही नहीं, अपनी आजादी किसी मर्द के हाथ क्यों बेचे? जुगनू ने व्यंग्य करते हुए कहा, अरे कोई पूछता ही ना होगा, ऐसी बहुत सी कुंवारियां देख चुकी हूं, 70 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। इतने में कुछ औरतें आ गई और बात वहीं रुक गई। दूसरे दिन सुबह जुगनू मिस खुर्शीद के बंगले पर पहुंची। मिस खुर्शीद सुबह की सैर पर निकली हुई थी। खानसामा ने सवाल किया, कहां से आई हो? जुगनू ने सहजता से कहा, यहीं रहती हूं बेटा। मेम साहब कहां से आई है? तुम तो उनके पुराने नौकर लगते हो। खानसामा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नागपुर से आई है, मेरा घर भी वहीं है, मैं 10 साल से उनके साथ हूं। जुगनू, क्या किसी बहुत ऊंचे घराने की लगती है? उनकी चाल ढाल और रंग ढंग से तो ऐसा ही प्रतीत होता है। खानसामा, खानदान कोई खास ऊंचा नहीं है, पर किस्मत की अच्छी है। इनकी माँ आज भी मिशन में मात्र 30 रुपए की पगार पाती है। ये पढ़ाई में तेज थी, वजीफा मिल गया, विलायत जा पहुंची और तकदीर चमक उठी। अब अपनी माँ को यहाँ बुलाने वाली है, पर वह बूढ़ी शायद ही आए। दोनों के बीच इस बात पर ठनती है कि ये गिरजे विरजे नहीं जाती। जुगनू मिजाज से तीखी लगती है। खानसामा, नहीं, वैसे तो बहुत सीधी है, पर गिरजे न जाने का अपना रुख रखती है। क्या तुम किसी नौकरी के लिए आई हो? चाहो तो एक काम मिल सकता है, ये एक आया रखना चाहती है। जुगनू, नहीं रे भाई, अब मैं क्या नौकरी करूंगी। पहले जो मेम साहब यहाँ रहती थी, मुझ पर खास निगाह रखती थी। मैंने सोचा चलो नई मेम साहब को आशीर्वाद दे आऊं।
हानसामा, ये मेम साहब आशीर्वाद लेने वाली नहीं है, ऐसी चीजों से बेहद चिढ़ती है। कोई भिखारी आ जाए तो उसे डांट कर भगा देती है। कहती है बिना काम किए जीने का हक नहीं, भलाई चाहती हो तो चुपचाप अपना रास्ता पकड़ लो। जुगनू, मतलब इनका कोई धर्म कर्म नहीं है, फिर गरीबों पर दया क्यों करेंगी? जुगनू को अपनी बात बनाने के लिए मसाला मिल चुका था। छोटे घर की है, माँ से पटती नहीं और धर्म से दूर है। पहले ही वार में इतनी जानकारी हाथ लगना कम बड़ी बात नहीं थी। जाते जाते जुगनू ने हानसामा से और पूछा, इनके साहब क्या करते हैं? हानसामा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इनकी तो अभी शादी ही नहीं हुई, साहब कहाँ से होंगे? जुगनू ने बनावटी हैरानी जताई, अरे अब तक ब्याह ही नहीं हुआ? हमारे यहाँ तो लोग हंसने लगे। हानसामा, अपने अपने रीति रिवाज होते हैं, इनके यहाँ तो कई औरतें जिंदगी भर शादी नहीं करती। जुगनू ने व्यंग्य भरे भाव से कहा, ऐसी कुंवारियों को मैंने बहुत देखा है। हमारी बिरादरी में कोई इस हाल में रहे तो थू थू हो जाए, लेकिन इनके यहाँ जो जी में आए करो, कोई पूछने वाला नहीं। इतने में मिस खुर्शेद आ पहुंची। गुलाबी ठंडक का असर दिखने लगा था। मिस साहब ने साड़ी के ऊपर ओवरकोट डाल रखा था। एक हाथ में छतरी थी और दूसरे में एक छोटी कुत्ते की जंजीर। सुबह की ठंडी हवा में व्यायाम ने उनके गालों को तरोताजा और गुलाबी बना दिया था। जुगनू ने झुककर सलाम किया, पर उन्होंने उसकी ओर देखना भी गवारा न किया। अंदर जाते ही हानसामा को बुलाकर पूछा, ये औरत यहाँ क्यों आई है? हानसामा ने जूते के फीते खोलते हुए कहा, हुजूर, भिखारिन है, पर बड़ी समझदार औरत मालूम होती है। मैंने कहा कि यहाँ काम कर ले, पर उसने साफ इनकार कर दिया। उल्टा पूछने लगी, आपके साहब क्या करते हैं? जब उसे बताया तो बहुत हैरान हुई। होना भी चाहिए, आखिर हिंदुओं में तो बच्चों के दूध के दांत भी गिरने से पहले शादियां हो जाती है। खुर्शीद ने गौर से पूछा, और क्या कहा उसने? हानसामा बोला, बस, और तो कुछ खास नहीं हुजूर। ठीक है, उसे मेरे पास भेज दो, खुर्शीद ने कहा। जुगनू ने कमरे में पांव रखा ही था कि मिस खुर्शीद ने अपनी कुर्सी से उठकर बड़े गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। आइए माँ जी, मैं जरा टहलने निकल गई थी, आपके आश्रम में सब ठीक ठाक है ना? जुगनू ने कुर्सी का तकिया पकड़ा और खड़ी खड़ी बोली, सब कुशल है मिस साहब। मैंने सोचा आपको आशीर्वाद दे आऊं। मैं तो आपकी चेरी हूं, जब कोई काम हो मुझे याद कीजिएगा। यहाँ अकेले तो हुजूर को अच्छा नहीं लगता होगा। मिस खुर्शीद मुस्कुराकर बोली, मुझे अपने स्कूल की लड़कियों के साथ खूब आनंद मिलता है, वे सब मेरी ही बच्चियां हैं। जुगनू ने सिर हिलाकर कहा, यह तो सही है मिस साहब, लेकिन अपना खून अपना ही होता है। दूसरा अपना हो भी जाए तो अपनों के लिए कोई क्यों रोएगा? तभी एक सुंदर सजीला युवक रेशमी सूट पहने और जूतों की चरमराहट के साथ कमरे में दाखिल हुआ। मिस खुर्शीद ने दौड़कर उसका ऐसे स्वागत किया जैसे खुशी से झूम उठी हो। जुगनू कोने में सिमट गई। खुर्शीद ने युवक को गले लगाते हुए कहा, प्यारे, मैं कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ। फिर जुगनू से बोली, माँ जी, आप अब जाएं, फिर कभी आना। ये मेरे परम मित्र विलियम किंग है, हम दोनों साथ पढ़े हैं। जुगनू चुपचाप कमरे से बाहर निकल आई। बाहर खड़े हानसामा से उसने पूछा, ये लौंडा कौन है? हानसामा ने सिर हिलाते हुए कहा, इसे मैंने आज पहली बार देखा है। लगता है अब कुंवारेपन से तंग आ गए हैं। अच्छा खासा स्मार्ट नौजवान है। जुगनू ने तंज कसते हुए कहा। दोनों ऐसे गले मिले कि मैं तो शर्म से गड़ गई। इतना चूमा चाटी तो जोरू खसम में नहीं होता। दोनों लिपटे पड़े थे। लौंडा तो मुझे देखकर झिझक रहा था, लेकिन तुम्हारी मिस साहब तो मानो मदहोश हो गई थी। हानसामा ने अनहोनी के अंदेशे से कहा, मुझे तो ये मामला कुछ अजीब लगता है। जुगनू वहां से सीधे मिसेस टंडन के घर चली गई। उधर मिस खुर्शीद और वह युवक बातें करने लगे। मिस खुर्शीद ने खिलखिलाकर कहा, तुमने अपना किरदार बखूबी निभाया लीला। बुढ़िया तो सचमुच हक्का बक्का रह गई। लीला ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो डर रही थी कि कहीं बुढ़िया भांप न जाए। मिस खुर्शीद ने कहा, मुझे यकीन था वह आज जरूर आएगी। मैंने उसे बरामदे में देखा और तुरंत तुम्हें खबर दी। आज आश्रम में हलचल रहेगी। दिल करता है इन महिलाओं की फुसफुसाहटें सुनो। देख लेना, सब उसकी बातों पर यकीन कर लेंगी। लीला ने हल्के व्यंग्य में कहा, तुम भी जानबूझकर इस दलदल में पांव रख रही हो। मिस खुर्शीद ने हंसते हुए जवाब दिया,
मुझे इस अभिनय का बड़ा मजा आता है। ये दिल लगी चलती रहेगी। उस बुढ़िया ने काफी सितम ढाए हैं, बस उसे थोड़ा सबक सिखाना चाहती हूँ। कल तुम फिर इसी वक्त इसी अंदाज में आ जाना। बुढ़िया कल फिर जरूर आएगी। वह तो चुप नहीं बैठ सकती। नहीं, ऐसा करते हैं कि जब वह आएगी मैं तुम्हें बुला लूंगी, बस तुम छैला बनकर आ जाना। उस दिन आश्रम में जुगनू को सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिली। उसने पूरा वाकया मिसेस टंडन को बताया। मिसेस टंडन दौड़ती हुई आश्रम पहुंची और अन्य महिलाओं को यह खबर सुनाई। जुगनू को भी बुलाकर कहानी की पुष्टि कराई। हर महिला जुगनू से यह किस्सा सुनती और हर बार कहानी में थोड़ा थोड़ा नया रंग भरता गया। दोपहर तक यह खबर पूरे शहर के सभ्य समाज में फैल चुकी थी। एक महिला ने पूछा, ये युवक है कौन? मिसेस टंडन ने जवाब दिया, सुनने में आया है कि यह उनके साथ का पड़ा हुआ है। पहले से ही इन दोनों में बातचीत रही होगी। यही तो मैं कहती थी, इतनी उम्र हो गई और अब तक कुंवारी बैठी है। अब सारा सच सामने आ गया। जुगनू ने चुटकी लेते हुए कहा, और कुछ हो ना हो, जवान तो गजब का बाका है। टंडन ने व्यंग्य में कहा, ये है हमारी विद्वान बहनों की असलियत। जुगनू बोली, मैं तो उसे पहली नजर में ही ताड़ गई थी। धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। टंडन ने कहा, कल फिर जाना। जुगनू बोली, कल क्यों? मैं तो आज रात ही जाऊंगी। हालांकि रात को जाने के लिए कोई बहाना बनाना जरूरी था। मिसेस टंडन ने आश्रम के लिए एक किताब मंगवाई। रात 9 बजे जुगनू मिस खुर्शेद के बंगले पर पहुंची। संयोग से लीलावती भी वहीं मौजूद थी। वह बोली, ये बुढ़िया तो हद से ज्यादा पीछे पड़ गई है। मिस खुर्शेद ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था, उसके पेट में पानी नहीं पचने वाला। तुम जाकर रूप धर लो, तब तक मैं उसे बातों में उलझाती हूँ। शराबियों की तरह बकवास करना शुरू कर देना। मुझे भगा ले जाने का प्रस्ताव भी रखना। ऐसा दिखाना जैसे तुम होश में नहीं हो। लीला, जो मिशन में डॉक्टर थी और जिसका बंगला पास में ही था, चली गई। तब मिस खुर्शेद ने जुगनू को बुलाया। जुगनू ने एक पुर्जा देते हुए कहा, मिसेस टंडन ने यह किताब मंगवाई है। मुझे आने में देर हो गई। मैं इस वक्त आपको तकलीफ न देती, लेकिन सुबह सुबह वह मुझसे इसे मांग लेंगी। हजारों रुपए महीने कमाती है मिस साहब, लेकिन ऐसा लगता है जैसे हर एक पैसा सीने से चिपका कर रखती हो। उनके दरवाजे पर भिखारी को भीख तक नसीब नहीं होती। मिस खुर्शेद ने पुर्जा देखते हुए कहा, इस वक्त यह किताब नहीं मिल पाएगी, सुबह ले जाना। लेकिन तुमसे कुछ बातें करनी है, बैठो, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर वह पर्दे के पीछे वाले कमरे में चली गई। करीब 15 मिनट बाद वह रेशमी साड़ी में लिपटी, इत्र में बसी और चेहरे पर पाउडर लगाए कमरे में वापस लौटी। जुगनू ने विस्मित होकर उनकी ओर देखा। अरे वाह, ये साज श्रृंगार! लगता है कोई खास मेहमान आने वाला है, तभी इतनी तैयारियां हो रही हैं। जुगनू की सोच में कुंवारी लड़कियों का श्रृंगार करना अनावश्यक था। उनके हिसाब से यह केवल सुहागिनों का अधिकार था, ताकि वे अपने पति को रिझा सकें। इससे इतर हर किसी के लिए यह वर्जित था। मिस खुर्शेद अब भी ठीक से कुर्सी पर बैठ भी नहीं पाई थी कि जूतों की चरमराहट सुनाई दी। कुछ ही क्षणों में विलियम किंग कमरे में दाखिल हुआ। उसकी लाल लाल आंखें और कपड़ों से आती शराब की गंध उसकी स्थिति को स्पष्ट कर रही थी। उसने आते ही बेधड़क मिस खुर्शेद को अपने सीने से लगा लिया और बार बार उनके गालों का चुंबन लेने लगा। मिस खुर्शेद ने उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहा, छोड़ो मुझे, शराब पीकर आए हो। किंग ने उसे और जोर से पकड़ा और बोला, आज तुम्हें भी पिलाऊंगा प्रिय, तुम्हें पीना होगा। फिर हम दोनों नशे में लिपट कर आराम करेंगे। देखना, नशे में प्रेम कितना प्रबल हो जाता है। मिस खुर्शेद ने जुगनू की उपस्थिति का संकेत देने की कोशिश की ताकि किंग की नजर उन पर पड़े, लेकिन किंग पूरी तरह नशे में मस्त था। उसने जुगनू की तरफ देखा तक नहीं। मिस खुर्शेद ने गुस्से में खुद को छुड़ाते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? देखते नहीं कमरे में कौन बैठा है? किंग ने हड़बड़ाकर जुगनू की तरफ देखा और झेपते हुए बोला, ये बुढ़िया यहाँ कब आई? तू यहाँ क्यों आई है बुढ़ी? शैतान की बच्ची, क्या यहाँ भेद लेने आई है? हमें बदनाम करना चाहती है? मैं तेरा गला घोंट दूंगा। रुक, भागती कहाँ है? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जुगनू ने बिना देर किए कमरे से बिल्ली की तरह चुपके से निकलकर दौड़ लगा दी। उधर कमरे से ठहाकों की गूंज उठी जो छत तक हिला रही थी। जुगनू सीधे मिसेस टंडन के घर पहुंची
उसके पेट में घबराहट के बुलबुले उठ रहे थे। लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चला कि मिसेस टंडन सो चुकी थी। निराश होकर उसने कई और दरवाजे खटखटाए, पर हर तरफ से सिर्फ सन्नाटा मिला। बेचारी ने पूरी रात ऐसे काटी जैसे किसी बेसहारा बच्चे को सीने से लगाए बैठी हो। सुबह होते ही वह आश्रम पहुंच गई। करीब आधे घंटे बाद मिसेस टंडन भी वहां आ पहुंची। उन्हें देखते ही जुगनू ने अपना मुंह फेर लिया। मिसेस टंडन ने हैरानी से पूछा, रात तुम मेरे घर आई थी? महाराज ने अभी बताया। जुगनू ने ठंडी आवाज में कहा, प्यासा ही तो कुएं के पास जाता है, कुआं थोड़े ही प्यासे के पास आता है। आप तो मुझे आग में झोंककर चुपचाप दूर खड़ी हो गई। भगवान ने बचा लिया, वरना कल मेरी जान ही चली जाती। मिसेस टंडन ने चौंकते हुए पूछा, अरे हुआ क्या? कुछ बताओ तो सही, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? कैसे जगाती? जुगनू ने तीखे स्वर में कहा, महाराज ने तो घर में घुसने तक नहीं दिया। आपको इतना भी ख्याल नहीं आया कि मैं वहां गई हूं तो लौटने में देर हो सकती है। अगर आप घड़ी भर बाद सोती तो क्या नुकसान होता, लेकिन आपको किसी की परवाह ही कहां है। मिसेस टंडन ने चिंतित होकर पूछा, तो क्या मिस खुर्शीद ने कुछ कहा? वो तो कुछ नहीं बोली, जुगनू ने गुस्से से कहा। लेकिन उनका वो शौहर जरूर दौड़ा मारने, लाल लाल आंखें निकालकर चिल्लाया, भाग यहां से। और जब तक मैं समझ पाती उसने हंटर निकालकर दौड़ा दिया। अगर मैं वहां से सिर पर पैर रखकर न भागती तो चमड़ा उधेड़ देता। और वो खुर्शीद पुत चुपचाप तमाशा देखती रही। पहले से साजिश तय थी दोनों में। ऐसी औरतों का मुंह देखना भी पाप है। बेसवा भी इतनी निर्लज्ज नहीं होती। थोड़ी ही देर में और महिलाएं भी वहां जमा हो गई। सब इस घटना को सुनने के लिए उत्सुक थी। जुगनू की बातों में जैसे चिंगारी थी, वह अविरल जलती रही। हर महिला कहानी को खोद खोद कर पूछ रही थी। उनके घर बार, काम धंधे, यहाँ तक कि खाने पीने की सुध तक भूल चुकी थी। एक बार सुनने से तृप्ति नहीं होती थी, बार बार वही कहानी नए आनंद के साथ सुनती थी। मिसेस टंडन ने अंततः कहा, हमें आश्रम में ऐसी महिलाओं को रखना अनुचित है। आप सबको इस पर विचार करना चाहिए। मिसेस पांड्या ने सहमति जताई, बिल्कुल सही, हम आश्रम के आदर्शों को गिरने नहीं दे सकते। ऐसी औरत किसी संस्था की प्रमुख बनने के काबिल नहीं। मिसेस बांगरा ने जोड़ा, जुगनू ने ठीक ही कहा था, ऐसी औरतों का मुंह देखना भी पाप है। उसे साफ कह देना चाहिए कि यहाँ न आए। अभी ये गहमा गहमी चल ही रही थी कि आश्रम के बाहर एक चमचमाती मोटर आकर रुकी। अंदर बैठे हुए लोगों पर महिलाओं की आंखें टिकी। गाड़ी में मिस खुर्शीद और विलियम किंग मौजूद थे। जुगनू ने फौरन उंगली उठाकर इशारा किया, वही लौंडा है। ये सुनते ही महिलाओं का समूह जैसे खिड़की के पास खींच कर आ गया। मिस खुर्शीद ने मोटर से उतरते ही हुड़ बंद किया और तेज कदमों से आश्रम की ओर बढ़ चली। महिलाएं घबराकर अपनी अपनी जगहों पर जा बैठी। कमरे में कदम रखते ही मिस खुर्शीद की नजर जुगनू पर पड़ी। उन्होंने मुस्कुराकर बेबाकी से कहा, कहिए बाई जी, रात की घटना से आपको चोट तो नहीं पहुंची? जुगनू, जिसने अपने जीवन में कई निडर महिलाएं देखी थी, इस जिठाई पर सन्न रह गई। उसे ऐसा लगा जैसे चोर खुद चोरी का माल हाथ में लिए चुनौती दे रहा हो। उसने तीखे स्वर में कहा, अगर जी नहीं भरा हो तो अब भी पिटवा दीजिए, सामने ही तो हूं। खुर्शीद ने शांत स्वर में कहा, वह तो अपने किए की माफी मांगने आए हैं, रात को नशे में थे। जुगनू ने तंज कसते हुए मिसेस टंडन की ओर देखा और कहा, और आप भी तो कुछ कम नशे में नहीं थी। इस पर खुर्शीद ने व्यंग्य भरे लहजे में जवाब दिया, मैंने तो आज तक कभी शराब नहीं पी, मुझ पर झूठा इल्जाम न लगाइए। जुगनू ने पलटकर कहा, शराब से बड़ी भी एक नशे की चीज है, शायद उसी का नशा होगा। और उन महाशय को पर्दे के पीछे क्यों छिपा रखा? देविया भी तो उनकी सूरत देखे। खुर्शीद ने हंसते हुए कहा, सूरत तो उनकी लाख 2 लाख में एक है। मिसेस टंडन ने तुरंत एहतियात बरतते हुए कहा, नहीं, उन्हें यहां लाने की कोई जरूरत नहीं, हम आश्रम की बदनामी नहीं चाहते। लेकिन खुर्शीद ने जोर देकर कहा, मामले को साफ करने के लिए उनका यहां आना जरूरी है, बिना सुने एक तरफा फैसला क्यों ले रही है? मिसेस टंडन ने बात टालते हुए कहा, यहाँ कोई मुकदमा तो पेश नहीं है। खुर्शीद ने तपाक से कहा, वाह, मेरी इज्जत पर सवाल उठ रहे हैं और आप कहती हैं कि यह कोई मुकदमा नहीं है। मिस्टर किंग आएंगे और आप सबको उनकी बात सुननी पड़ेगी। मिसेस टंडन के अलावा
बाकी सभी महिलाएं किन को देखने के लिए बेचैन थी। किसी ने विरोध नहीं किया। खुर्शीद ने दरवाजे की ओर मुड़कर ऊंची आवाज में कहा, तुम जरा यहाँ आओ। गाड़ी का हुड फिर खुला और मिस लीलावती रेशमी साड़ी में मुस्कुराती हुई बाहर निकली। आश्रम में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। देविया हक्की बक्की होकर लीलावती को निहारने लगी। जुगनू ने नाराज होकर आंखें चमकाते हुए पूछा, उन्हें कहाँ छिपा दिया आपने? खुर्शीद ने मजाकिया अंदाज में कहा, छूमंतर हो गए, जाकर गाड़ी देख लो। जुगनू गुस्से में गाड़ी के पास दौड़ी और हर कोना छान मारा, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। मायूस होकर वह मुंह लटकाए वापस लौटी। मिस खुर्शीद ने तंज भरे लहजे में पूछा, तो क्या हुआ, कुछ पता चला? जुगनू ने तीखी निगाहों से लीलावती को घूरते हुए कहा, मैं इन औरतों के तमाशे क्या जानूं? लीलावती की तरफ इशारा करते हुए, और मर्दों को साड़ी पहनाकर हम सब की आंखों में धूल झोंक रही हो, यही तो है वो, वही रात वाले जनाब। खुर्शीद ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या सचमुच पहचान लिया? जुगनू ने दृढ़ता से जवाब दिया, हाँ हाँ, मैं क्या अंधी हूं? मिसेस टंडन ने उसे झड़कते हुए कहा, क्या बकवास कर रही हो जुगनू, ये तो डॉक्टर लीलावती है। जुगनू ने आंखें चमकाकर ताना मारा, अरे वाह, लीलावती है। मर्द होकर साड़ी पहनते लाज भी नहीं आती, और तुम रात को इनके घर नहीं थी? लीलावती ने हंसते हुए चुटकी ली, मैं कब मना कर रही हूं? इस वक्त तो मैं लीलावती हूं, रात को विलियम किंग बन जाती हूं, इसमें बड़ी बात क्या है? ये सुनते ही देवियों की आंखों से पर्दा उठ गया। चारों ओर हंसी का फव्वारा छूट पड़ा। कोई ताली बजाने लगी, कोई लीलावती से लिपट गई और कोई मिस खुर्शीद की पीठ थपथपाने लगी। माहौल में ऐसा शोर उठा कि कुछ देर के लिए सब कुछ गूंज उठा। जुगनू का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। उसकी जुबान जैसे तालू से चिपक गई। ऐसा अपमान उसने पहले कभी नहीं सहा था। मिसेस मेहरा ने तीखा तंज कसते हुए कहा, अब बोलो जुगनू, लगा मुंह पर कालिक या नहीं? मिसेस बामरा ने जोड़ा, इसी तरह सबको बदनाम करती है। लीलावती ने मुस्कुराकर कहा, और आप लोग भी तो जो यह कहती है उस पर यकीन कर लेते हैं। इस हंगामे में किसी ने ध्यान नहीं दिया कि जुगनू कब खिसक गई। उसने यह बखेड़ा अपने सिर पर बढ़ते देखा और धीरे से वहां से खिसकने में अपनी भलाई समझी। पीछे के रास्ते से निकलकर वह गलियों में गायब हो गई। मिस खुर्शीद ने हैरानी से कहा, जरा उससे पूछो तो सही, मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई थी? मिसेस टंडन ने पुकारा, लेकिन जुगनू का अता पता नहीं था। उसे ढूंढने की कोशिश की गई, मगर वह कहीं नहीं मिली। उस दिन के बाद से शहर में किसी ने जुगनू की परछाई तक नहीं देखी। आश्रम के इतिहास में ये वाकया आज भी चर्चा और हंसी मजाक का विषय बना हुआ है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी, अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। जीवन का अधिकांश समय इसी घर की चारदीवारी में बीता, लेकिन कभी चैन का अनुभव न हुआ। मेरे पति दुनिया की निगाहों में बड़े ही सभ्य, अत्यंत शालीन, उदार और विनम्र व्यक्ति माने जाते होंगे, परंतु जिस पर बीतती है वही उसकी सच्चाई समझ सकता है। समाज को उन व्यक्तियों की वाहवाही करने में आनंद मिलता है जो अपने घर की सुख शांति को ताक पर रखकर दूसरों के लिए मिटने को तत्पर रहते हैं। लेकिन जो इंसान अपने परिवार के लिए अपनी जान खपाता है, उसे दुनिया स्वार्थी, कंजूस, तंगदिल और नैतिकता से गिरा हुआ मानती है। अब इन्हीं को देखिए, दिन रात मुझे तानों से जलाते रहते हैं। मैं पर्दा नहीं करती, लेकिन बाजार जाकर सामान खरीदना मुझे भारी लगता है। और इनका हाल ये है कि अगर सामान मंगवाओ तो ऐसी दुकान से लाएंगे जहां ग्राहक तो क्या, परिंदा भी भूल से न जाता हो। ऐसी दुकानों पर न तो माल ठीक होता है, न तौल सही होती है और न दाम ही वाजिब। यदि ऐसा कुछ न होता तो वे दुकानें बदनाम क्यों होती? पर इन्हें तो जैसे उन गुमनाम दुकानों का मोह हो। बार बार समझाया कि चलती फिरती नामी दुकानों से सामान लाया करो, वहां माल ताजा होता है क्योंकि बिक्री तेज होती है। लेकिन इनकी दोस्ती टुटपूंजियों से है और वे इन्हें ठगते भी हैं। गेहूं लाएंगे तो ऐसा कि पूरा बाजार ढूंढकर सबसे घटिया चुनेंगे। चावल इतना मोटा कि बैल भी देखना न चाहे। दाल में मिट्टी और कंकड़ भरे। लकड़ी के ढेर जलाओ पर गलेगी नहीं। घी लाएंगे तो तेल से भरपूर या सस्ता क्रीम जैसा नकली घी।
तेल इतना मिलावटी कि बालों में लगाओ तो जड़ें चिपक जाएं। लेकिन दाम चुकाएंगे शुद्धतम माल का। किसी नामचीन दुकान पर जाने से इन्हें जैसे डर लगता है। शायद इन्हें ऊंची दुकान फीके पकवान का मजा आता है, पर मेरा अनुभव कहता है कि गुमनाम दुकानें सिर्फ खराब माल परोसती हैं। ये कोई एक दिन की बात हो तो बर्दाश्त किया जा सकता है, पर रोज रोज यही सिलसिला नहीं सहा जाता। मैं पूछती हूँ, आखिर इन बेकार दुकानों पर जाते ही क्यों हो? क्या उनका पालन पोषण करना तुम्हारी जिम्मेदारी है? और जवाब में फरमाते हैं कि उन्हें देखकर दुकानदार बुलाने लगते हैं। वाह, यह तो गजब का तर्क है। थोड़ा सा बुला लिया, 2 मीठे शब्द कह दिए और इनका आत्मसम्मान 7वें आसमान पर पहुंच गया। बस यही हाल है। इनका तो हाल ऐसा है कि न इन्हें ध्यान रहता है और न सुध। कूड़ा करकट लेकर भी आ रहे हैं तो मानो आंखों पर पट्टी बंधी हो। मैंने पूछा, तुम हर बार उसी रास्ते से क्यों गुजरते हो? कोई दूसरा रास्ता क्यों नहीं चुन लेते? क्यों इन फालतू लोगों को मौका देते हो? लेकिन जवाब खामोशी में तो जैसे ये उस्ताद है। एक बार गहना बनवाने का किस्सा सुनो। मैं जानती थी कि इनसे पूछने का कोई मतलब नहीं। अपनी पहचान के सुनार को बुलाने जा ही रही थी कि इन्होंने टोक दिया। फरमाते हैं, यह जात तो भरोसे के लायक नहीं, धोखा खाओगी। मेरा एक साथी है, बचपन का दोस्त, वह चालबाजी नहीं करेगा। मैंने सोचा, जब मित्र है और इतने वर्षों का रिश्ता है तो वह दोस्ती का मान जरूर रखेगा। सोने का गहना और 100 रुपए इनके भरोसे कर दिए। फिर जो हुआ वह किसी बुरे सपने से कम नहीं। इनके उस ईमानदार मित्र ने न जाने किस बेईमान को वह सब सौंप दिया। बरसों की माथापच्ची के बाद जो गहना बना उसमें 8 आने तांबा था और ऐसी भद्दी कारीगरी कि देखकर जी खट्टा हो गया। सपनों का महल भर भरा कर गिर पड़ा। रोते पीटते चुप हो गई। ये साहब ऐसे मित्रों को पालते हैं जो पीठ पीछे छुरा घोंपने में भी शर्म नहीं करते। इनके सभी यार दोस्त एक जैसे हैं। कोई झेबकतरा है तो कोई जुआड़ी, कोई फाका मस्त है तो कोई मुफ्तखोर। हर दिन कोई न कोई सिर पर सवार रहता है उधार मांगने के लिए, और न मांगकर जाने का तो सवाल ही नहीं। लेकिन यह भी कभी न हुआ कि किसी ने वह उधार लौटाया हो। आदमी एक बार धोखा खाकर सीखता है, 2 बार खाकर संभलता है, लेकिन ये महाशय 100 बार भी ठगे जाएं, फिर भी वही गलती करेंगे। जब कहती हूँ कि रुपए दे तो आए, अब वापस क्यों नहीं मांगते? क्या तुम्हारे वो दोस्त मर गए? तो बस बगलें झांकने लगते हैं। इनके लिए दोस्तों को ना कहना दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है। मैं भी नहीं कहती कि अपने दोस्तों से रिश्ता तोड़ लो, लेकिन क्या चिकनी चुपड़ी बातें बनाना, बहाने करना भी नहीं आता? नहीं, इनके लिए तो यह भी असंभव है। कोई उधार मांग ले तो इन्हें लगता है मानो खुद पर पहाड़ टूट पड़ा हो। असल में इनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि दुनिया इन्हें धनवान समझे, चाहे इसके लिए मेरे गहने गिरवी रखने पड़े। सच कहूँ, कभी कभी तो घर में पैसे की इतनी तंगी हो जाती है कि न चाहते हुए भी गुस्सा आ जाता है, और इन्हें लगता है रुपए हाथ में काटने दौड़ रही हैं। जब तक इनका रुपयों का हिसाब किताब दुरुस्त न हो जाए, तब तक इनका दिल और दिमाग दोनों अशांत रहते हैं। इनके कारनामों की दास्तान कहाँ तक सुनाऊं? मेरी तो सांसें तंग हो चुकी हैं। रोजाना एक न एक मेहमान ऐसे प्रकट होते हैं जैसे यमराज ने इन्हें हमारा पता दे दिया हो। न जाने कहां कहां से इनके ये निराले दोस्त आते हैं। कोई इधर से टपक पड़ता है, कोई उधर से। घर मानो बेसहारा और परेशान लोगों का अड्डा बन गया है। घर तो ऐसा है कि मुश्किल से 2 पलंग और गिनती के ओढ़ने बिछाने का सामान है, मगर ये है कि मेहमान नवाजी के नाम पर तैयार। मेहमानों को आराम देना इतना जरूरी हो जाता है कि खुद उनके साथ जमीन पर लेटने को भी तैयार रहते हैं। नतीजा, मेरे बच्चों को अपना स्थान छोड़ना पड़ता है। गर्मियों में तो जैसे तैसे कट भी जाता है, लेकिन जाड़ों में तो ठंड से कांपते हुए भगवान को याद करना पड़ता है। खुली छत भी मेहमानों का अधिकार क्षेत्र बन जाती है, और मैं बच्चों को लेकर 4 दीवारी में पिंजरे की तरह बंद हो जाती हूँ। कमाल तो ये है कि जिनकी आव भगत की जा रही है, वे खुद भी 2 जोड़ी कपड़े नहीं जुटा सकते। इनके सारे मित्र इसी श्रेणी के हैं, ऐसे लोग जो न मदद कर सकते हैं न सहारा। 2-3 बार इन्हें इस कड़वी सच्चाई का एहसास भी हो चुका है, मगर नहीं, इनकी आंखें तो जैसे खुलने से इनकार कर देती है। इनके दोस्तों का चयन भी गजब है, सिर्फ वही लोग जो खुद के जीवन की गाड़ी मुश्किल से खींच रहे हैं।
इतने बड़े शहर में न जाने कितने रईसजादे हैं, लेकिन उनसे मेल जोल रखना इनके लिए असंभव है। शायद उनके पास जाने से इनका आत्मसम्मान आहत हो जाता है और दोस्ती करेंगे उन लोगों से जिनके घर का चूल्हा जले न जले, मगर यहाँ चाय पानी का प्रबंध हो जाए। एक बार तो नौकरानी ने घर छोड़ दिया। कई दिनों तक कोई और काम करने वाला नहीं मिला। मैं एक कुशल और समझदार व्यक्ति की तलाश में थी, मगर इन्होंने किसी को भी जल्द से जल्द रख लेने का मन बना लिया। घर के सारे काम वैसे ही चलते थे, लेकिन इन्हें लगता कि घर की गाड़ी थम गई है। मेरा झूठा साफ करना या सब्जी लाने जाना इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। एक दिन न जाने कहां से एक अजीबोगरीब इंसान को ले आए। उसकी शक्ल देखकर ही लग रहा था कि यह जंगलों का वासी है। फिर भी इन्होंने उसकी ऐसी तारीफों के पुल बांधे कि मैं मान गई। बोले, यह बड़ा होशियार है, ईमानदार है, मेहनती है और सलीके का धनी है। मैं भी न जाने क्यों हर बार इनकी बातों में आ जाती हूँ। खैर, उसे रख लिया, लेकिन जल्द ही समझ में आ गया कि वह आदमी सिर्फ नाम का आदमी था। उसमें इंसानियत का बस नाम था, बाकी कोई गुण नहीं। किसी काम का कायदा कानून मालूम नहीं। बेईमानी का लक्षण तो उसमें न था, लेकिन मूर्खता की पराकाष्ठा पर था। अगर बेईमान होता तो मन में तसल्ली रहती कि चलो खुद तो खा गया, मगर बेचारा सीधा साधा दुकानदारों के हाथों बेमोल लुट जाता। उसे 10 तक गिनना भी नहीं आता था। अगर उसे 1 रुपया देकर बाजार भेज देती तो शाम तक वह हिसाब समझाने में असफल रहता। गुस्से में खून खौलने लगता। दिल करता उसके कान मरोड़ दूं, मगर इन्हें कभी उस पर नाराज होते नहीं देखा। डांटना तो दूर की बात है। आप नहा धोकर धोती का किनारा समेट रहे होते और वह दूर बैठा तमाशा देखता। मेरा तो खून जल जाता, लेकिन इन्हें जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर मेरे कहने पर वह काम करने को उठता भी तो आप उसे पास आने ही नहीं देते। उलटे उसके दोषों को खूबियों में बदलकर दिखाने की कोशिश करते, और अगर वह भी न कर पाते तो उसके काले कारनामों पर चादर डाल देते। उसे झाड़ू लगाने की मामूली तमीज तक नहीं थी। घर का एकमात्र ढंग का कमरा, मर्दाना, उसकी लापरवाही से तहस नहस हो जाता। वह झाड़ू लगाता तो चीजें ऊपर नीचे, यहां वहां बिखर जाती, जैसे कोई भूकंप आया हो। कमरे में धूल का ऐसा बवंडर उठता कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। लेकिन आप थे कि शांत होकर उसी कमरे में बैठे रहते, जैसे सब ठीक है। एक दिन मैंने झल्लाकर उसे चेतावनी दी, कल से अगर ढंग से सफाई नहीं की तो कान पकड़कर बाहर निकाल दूंगी। अगली सुबह उठी तो देखती हूँ कि कमरा साफ सुथरा है। हर चीज अपनी जगह पर करीने से रखी हुई है। धूल का नामो निशान नहीं। मैं आश्चर्यचकित होकर कमरे का निरीक्षण कर ही रही थी कि आप मुस्कुराते हुए बोले, देख रही हो, आज सुबह सुबह घूरे ने सफाई की है। मैंने उसे समझा दिया था, तुम बिना सिखाए उसे डांट देती हो। मैंने सोचा, चलो कम से कम एक काम तो ठीक से हुआ। अब रोज कमरा चमकता दमकता मिलता। धीरे धीरे घूरे पर मेरा भरोसा बढ़ने लगा। लेकिन एक दिन जब मैं कुछ जल्दी उठ गई और कमरे में पहुंची तो जो देखा उससे मेरा खून खौल उठा। घूरे दरवाजे पर खड़ा था और आप खुद सफाई में जुटे थे। मेरे सब्र का बांध टूट गया। झाड़ू आपके हाथ से छीनकर सीधे घूरे के सिर पर दे मारा। उसी वक्त उसे घर से निकाल दिया। लेकिन आप फरमाते हैं, उसका मेहनताना तो चुका दो। वाह, एक तो काम नहीं करता, ऊपर से बदतमीजी दिखाता है और उस पर मजूरी भी दो। मैंने तो 1 पैसे तक की सूरत न दिखाई। जो कुर्ता उसे दिया था वह भी छीन लिया। अब महाशय मुझसे कई दिन तक रूठे रहे। घर छोड़कर जाने का उपक्रम करने लगे। बड़ी मुश्किल से उन्हें रोका। कभी कभी तो लगता है अगर मैं न होती तो शायद इन्हें कोई सड़क पर बेच देता। एक दिन मेहतर ने फटे पुराने कपड़ों के लिए सवाल कर दिया। इस बेरोजगारी और तंगी के दौर में फालतू कपड़े तो अमीरों या अफसरों के पास होंगे, मेरे जैसे आम इंसान के पास तो जरूरत भर के कपड़े भी मुश्किल से पूरे पड़ते हैं। आपका पूरा वस्त्रालय एक छोटी सी गठरी में समा जाए जिसे डाक में भेजना आसान हो। ऊपर से इस साल तो ठंड के लिए नए कपड़े बनवाने का सवाल ही नहीं उठा। पैसे है ही नहीं तो कपड़े कहां से बनते। मैंने मेहतर को साफ साफ मना कर दिया। हाड़ कंपा देने वाली ठंड का एहसास मुझे भी है। ये भी समझती हूँ कि गरीबों पर क्या बीतती होगी, मगर मेरे पास उनकी मदद के लिए अफसोस जताने के अलावा और क्या रास्ता था। जब तक समाज का ढांचा ऐसा रहेगा, ऐसी समस्याएं खत्म नहीं होंगी। एक और अमीरों के पास कपड़ों से भरी गाड़ियां हैं,
तो दूसरी ओर गरीबों को ठिठुरते रहना पड़ता है। खैर, मैंने तो मना कर दिया, लेकिन आपने क्या किया? अपना कोट उठाया और उसे दे दिया। मेरी तो जैसे नसें जल उठी। मैं इतनी उदार नहीं कि अपने आदमी को ठंड में ठिठुरता छोड़ दूं और दूसरों पर रहम बरसाऊं। देवता, आपके पास यही एक कोट था, आपको यह ख्याल भी नहीं आया कि अब आप क्या पहनेंगे? वाह री परोपकार की लालसा। मेहतर सलाम ठोक कर दुआएं देता हुआ चला गया और आप कई दिन ठंड से ठिठुरते रहे। सुबह की सैर, जो आपकी आदत थी, वह बंद हो गई। आप, जिनके दिल में इतना बड़ा परोपकार भरा हुआ है, फटे पुराने कपड़े पहनने में जरा भी हिचकिचाते नहीं। मैं तो शर्म के मारे जमीन में गड़ जाऊं, पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग हंसते हैं तो हंसे, आपकी बला से। आखिरकार जब मुझसे यह देखा नहीं गया तो मैंने एक नया कोट बनवा दिया। मन तो कर रहा था कि आपको ठंड में तड़पते रहने दूं, पर डर था कि कहीं बीमार न पड़ जाए तो काम और ज्यादा बढ़ जाएगा। आखिरकार घर का सारा काम तो आपके ही जिम्मे है। आप शायद मन ही मन सोचते होंगे कि आप कितने विनम्र और दयालु हैं, लेकिन मैं इसे उदारता नहीं बल्कि मूर्खता और निष्क्रियता कहती हूँ। जिस मेहतर को आपने कोट दिया, मैंने उसे कई बार रात में शराब के नशे में डगमगाते देखा है। मैंने यह बात आपको दिखा भी दी। फिर ऐसी विवेकहीनता का भार हम क्यों उठाए? अगर आप सच में उदार और दयालु होते तो घर वालों के लिए भी आपके दिल में थोड़ी नरमी होती। या आपकी सारी करुणा बस बाहरी लोगों के लिए ही आरक्षित है? घर वालों को तो इसका थोड़ा हिस्सा भी नसीब नहीं होता। मेरी उम्र का इतना हिस्सा बीत गया, पर इस नेक दिल इंसान ने कभी अपने हाथों से मुझे एक छोटा सा तोहफा तक नहीं दिया। मान लिया कि मैं जो कुछ बाजार से मंगवाऊं उसे लाने में इन्हें कोई एतराज नहीं होता, लेकिन शर्त यह है कि रुपये मुझे ही देने होंगे। खुद से कुछ खरीदने की तो जैसे इन्हें फुर्सत ही नहीं। ये सच है कि ये अपनी जरूरतों के लिए भी कुछ नहीं लाते। मैं जो मंगवा दूं उसी में खुश रहते हैं, लेकिन क्या इंसान कभी कभी अपने मन की चीजें नहीं चाहता? दूसरे मर्दों को देखती हूँ जो अपनी बीवियों के लिए गहने, सुंदर कपड़े और साज सज्जा का सामान लेकर आते रहते हैं। यहाँ ऐसा सोचना भी जैसे मना है। बच्चों के लिए मिठाई, खिलौने या कोई भी छोटी चीज शायद कभी लेकर नहीं आए। इन्हें तो जैसे कसम खाई हो कि ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इसीलिए मैं इन्हें कृपण, अरसिक और भावनाओं से शून्य मानती हूँ। इन्हें उदार कहना तो दूर की बात है, दूसरों के लिए इनका जो सेवा भाव है वह असल में इनका यश लालसा और जीवन की व्यवहारिकता की कमी का नतीजा है। इनके विनम्र होने की हद ये है कि जहाँ ये नौकरी करते हैं वहाँ किसी बड़े अधिकारी से मेलजोल तक नहीं रखते। अफसरों को सलाम करना इनकी आदत के खिलाफ है। नजर डालना या उनके घर जाना तो बहुत दूर की बात है। इसका खामियाजा भी इन्हें ही भुगतना पड़ता है। औरों को छुट्टियों में रियायत मिलती है, इनका वेतन कट जाता है। बाकी लोग तरक्की कर लेते हैं, पर इन्हें कोई पूछता तक नहीं। 5 मिनट की देर भी हो जाए तो जवाब तलब होता है। ये बेचारे जी जान लगाकर काम करते हैं। जब कोई बड़ा मुश्किल काम आता है तो वह इन्हीं के सिर पर डाल दिया जाता है और ये बिना किसी शिकायत के उसे कर भी देते हैं। दफ्तर में इन्हें गिस्सू या पिस्सू जैसे नामों से पुकारा जाता है। कितना ही मेहनत करें, इनके हिस्से वही सूखी घास लिखी है। यह विनम्रता नहीं बल्कि जीवन की व्यावहारिक समझ का अभाव है। मैं इसे समय की नजाकत को समझने की कमी और व्यवहार कुशलता का अभाव कहती हूँ। अफसर इनसे खुश क्यों होंगे? केवल इसलिए कि यह मेहनती है। दुनिया काम चलाने के लिए मुरोवत और समझदारी पर चलती है। अगर आप हर किसी से खींचे खींचे रहेंगे तो सामने वाला भी आपसे वैसा ही व्यवहार करेगा। जब अंदर क्षोभ पनपता है तो वह दफ्तर की बातों और व्यवहार में भी झलक ही जाता है। जो मातहत अफसर को खुश रखने की कोशिश करता है उसकी तरफ स्वाभाविक रूप से झुकाव होता है, लेकिन यहाँ विश्वास और तालमेल का तो जैसे नामो निशान ही नहीं। ऐसे व्यवहारिक लोगों से कोई कैसे सहानुभूति रखे? आखिरकार अफसर भी तो इंसान है, उसके मन में भी तो इज्जत और विशेषाधिकार की आकांक्षा होती है। जब अधीनस्थ कर्मचारी खुद उससे दूर दूर रहते हैं तो क्या अफसर खुद उनसे मेलजोल बढ़ाने आएगा? यही वजह है कि जहां भी आपने नौकरी की वह टिक नहीं पाए। कभी अफसर से झगड़ पड़े तो कभी काम का बोझ बर्दाश्त नहीं हुआ और इस्तीफा दे दिया। आप अपने परिवार की सेवा का बड़ा दावा करते हैं, लेकिन आपके जितने भाई भतीजे हैं
उनमें से कोई आपकी खोज खबर तक नहीं लेता और आप हर बार उनकी तरफ उम्मीद भरी निगाह से देखते रहते हैं। आपके एक बड़े भाई जो तहसीलदार है, घर की सारी संपत्ति की देखरेख करते हैं। उनका रहन सहन आलीशान है, मोटर कार, नौकर चाकर, सब कुछ। लेकिन यहाँ वह भूलकर भी चिट्ठी नहीं लिखते। एक बार जब हमें पैसों की बहुत ज्यादा तंगी हो गई तो मैंने कहा, अपने भाई साहब से क्यों नहीं मांग लेते? आपका जवाब था, उन्हें क्यों परेशान करूं? उनके भी अपने खर्चे होंगे। कौन जानता है उनकी कौन सी बचत होती होगी। जब मैंने बहुत जोर दिया तब आपने एक चिट्ठी लिखी, पर वह चिट्ठी क्या थी मुझे कभी समझ नहीं आया। शायद आपने मुझे टाल दिया हो, क्योंकि पैसे तो आने ही नहीं थे। कई दिन बीत गए। मैंने पूछा, कुछ जवाब आया आपके भाई साहब से? आप नाराज होकर बोले, अभी तो खत पहुंचे बस 1 सप्ताह हुआ है, इतना जल्दी क्या जवाब आएगा? और फिर एक और सप्ताह बीत गया, पर कोई जवाब नहीं आया। अब हाल ये है कि आप मुझसे बातचीत का मौका ही नहीं देते। घर आते हैं तो इतने खुश दिखाई देते हैं, मानो कोई बड़ी विजय प्राप्त कर ली हो। कभी मेरी तारीफ करते हैं, कभी मेरे मायके वालों की, तो कभी मेरे घर के प्रबंधन की। मुझे उनकी चाल समझ आ रही थी। ये सारी चापलूसी केवल इसलिए थी कि मैं उनके भाई साहब के बारे में कुछ न पूछ लूं। राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज और नैतिकता पर ऐसे विस्तार से चर्चा करते कि सुनने वाला विशेषज्ञ भी प्रभावित हो जाए। लेकिन मैं कहाँ चूकने वाली थी। 2 हफ्ते पूरे बीत गए और बीमे की किस्त चुकाने की आखिरी तारीख जैसे सिर पर मंडरा रही थी। मैंने फिर पूछा, क्या हुआ? तुम्हारे भाई साहब ने कुछ कहा या अभी तक चिट्ठी नहीं पहुंची? आखिर घर की इस जायदाद में हमारा हिस्सा है भी या हम किसी नौकरानी की औलाद हैं? 500 रुपए साल का फायदा तो 10 साल पहले का आंकड़ा था, अब तो 1000 से कम नहीं होगा। पर हमारे हाथ में तो आज तक एक फूटी कौड़ी भी नहीं आई। अगर मोटा मोटा हिसाब लगाए तो हमें करीब 2000 रुपये मिलने चाहिए। भले ही 2000 न सही, 1500 या कम से कम 250 ही मिल जाए। कुछ भी न सही, बीमे की किस्त भरने लायक तो होना ही चाहिए। तहसीलदार साहब की आमदनी हमारी आय का 4 गुना है। ऊपर से घूसखोरी का हिसाब ही अलग है। फिर हमारे हिस्से का पैसा देने में दिक्कत क्या है? आप बस हंस हंस कर टालने लगते हैं। कहते हैं, बेचारे घर की मरम्मत करवा रहे हैं, रिश्तेदारों का स्वागत सत्कार कर रहे हैं, नाते रिश्तेदारी में तोहफे भेज रहे हैं। वाह रे अक्ल! तो क्या जायदाद इसीलिए होती है कि उसकी सारी कमाई खर्च में उड़ा दी जाए? ये साहब बहाने बनाने में भी फिसड्डी है। मुझसे पूछते तो मैं एक से बढ़कर एक बहाने बता देती, जैसे कि घर में आग लग गई थी, सब कुछ जलकर राख हो गया, या चोरी हो गई, कुछ भी नहीं बचा, या फिर 10,000 का माल भरा था लेकिन घाटा हो गया। लेकिन आपको कुछ सूझा भी तो बस यही लचर बहाना। आखिरकार पड़ोस की एक महिला से रुपये उधार लेकर काम चलाया गया। और फिर भी आप अपने भाई भतीजों की तारीफों के पुल बांधते हैं। ये बातें सुनकर तो मेरे अंदर आग लग जाती है। ऐसे रिश्तेदारों से भगवान ही बचाए। अब ईश्वर की कृपा से आपके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। इसे दया कहूं या कोप, सब के सब इतने उद्यमी है कि खुदा की पनाह। मगर क्या मजाल कि आप किसी को डांट भी दे। रात के 8 बज चुके हैं और साहबजादे अभी तक बाहर घूम रहे हैं। मैं परेशान हो रही हूँ, लेकिन आप है कि अखबार लेकर बड़े आराम से बैठे हैं। मेरे सब्र का बांध टूट जाता है। अखबार छीनकर कहती हूँ, जाकर देखो लौंडा कहाँ रह गया। आपका दिल कितना कठोर है ये तो भगवान ही जाने। ऐसा लगता है जैसे भगवान ने आपको संतान देने में गलती कर दी। पिता का अपने बच्चों के लिए भी तो कुछ फर्ज होता है। इस पर आप गर्म हो जाते हैं, कहते हैं अभी तक नहीं आया, बड़ा शरारती हो गया है। आज तो इसे सबक सिखाता हूँ, कान उखाड़ दूंगा, हंटरों से खाल उधेड़ दूंगा। फिर ताव में आकर आप उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। संयोग की विचित्रता देखिए, आप उधर जाते हैं और लड़का इधर प्रकट हो जाता है। मैं उससे पूछती हूँ, तू यहाँ से कहाँ से आ गया? तुझे ढूंढने तो गए हैं, आज तो तेरी खैर नहीं, देखना इस आदत की जड़ काटी जाएगी। वह भयभीत नजर आता है। दांत पीस रहे थे, आते ही होंगे, छड़ी भी लिए हुए हैं। तुम तो जैसे किसी की सुनने वाले हो नहीं, आज तुम्हें अच्छे से समझाया जाएगा। लड़का सहमकर लैंप जलाकर पढ़ने बैठ जाता है। महाशय जी 2-2.5 घंटे बाद लौटते हैं, थके
परेशान और बदहवास। दरवाजे पर पांव रखते ही पूछते हैं, आ गया क्या? मैं क्रोध को और उकसाने के इरादे से कहती हूँ, आ तो गया है, जाकर पूछिए ना। मैंने तो पूछ पूछ कर हार मान ली। कहाँ गया था? कुछ बोलता ही नहीं। आप गरजते हुए कहते हैं, मन्नू यहाँ आओ। लड़का कांपता हुआ आंगन में आकर खड़ा हो जाता है। घर की दोनों बच्चियां डर के मारे छिप जाती हैं, मानो कोई बड़ा कांड होने वाला है। छोटा बच्चा खिड़की से चूही की तरह झांक रहा है। आप क्रोध से भरे हुए हैं, हाथ में छड़ी लिए हुए। उनकी क्रोध भरी आकृति देखकर मुझे पछतावा होता है कि आखिर मैंने शिकायत क्यों की। आप लड़के के पास पहुंचते हैं, लेकिन छड़ी चलाने के बजाय उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बनावटी क्रोध से कहते हैं, कहाँ थे तुम? मना करने पर भी नहीं मानते। खबरदार, जो अब इतनी देर से आए। आदमी काम के बाद घर लौटता है या आवारागर्दी करता है? मैं सोचती हूँ, यह तो भूमिका है, असली बात अभी आएगी। लेकिन विषय वहीं समाप्त हो जाता है। आपका गुस्सा शांत हो जाता है, जैसे क्वार की घटा छाई, गड़गड़ाई और 4 बूंदों में खत्म हो गई। लड़का अपने कमरे में चला जाता है और शायद मन ही मन खुशी से झूमने लगता है। मैं पराजित सी कहती हूँ, आप तो जैसे डर ही गए। भला 2-4 थप्पड़ तो लगाने चाहिए थे, इसी तरह बच्चे बिगड़ते हैं। आप कहते हैं, तुमने सुना नहीं, मैंने कितनी जोर से डांटा। लड़के की तो जान ही निकल गई होगी। अब देखना, वह फिर कभी देर से नहीं आएगा। आपने डांटा नहीं, आंसू पहुंचे। तुमने मेरी डांट सुनी नहीं। आपकी डांट ऐसी कि लोगों के कान बहरे हो जाए। आइए, आपका गला सहला दूं। आपने एक नया सिद्धांत गढ़ लिया है, दंड देने से बच्चे बिगड़ते हैं। आपके हिसाब से लड़कों को पूरी आजादी मिलनी चाहिए। उनके ऊपर किसी भी तरह की बंदिश, नियंत्रण या दबाव डालना उचित नहीं है। आपकी सोच में यह नियंत्रण ही उनके मानसिक विकास में रुकावट डालता है। यही वजह है कि लड़के आज बेकाबू घोड़े बन गए हैं। कोई एक पल भी किताब लेकर नहीं बैठता। कभी गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, कभी कंचे, तो कभी पतंग उड़ाने में मशगूल है। और आप जनाब तो खुद भी लड़कों के साथ खेल में उतर जाते हैं। 40 की उम्र में भी बाल सुलभ हरकतें। मेरे पिताजी के जमाने में तो कोई लड़का पतंग उड़ाने की सोच भी ले तो घर सिर पर उठा लिया जाता था। उनका गुस्सा तो ऐसा था कि मानो खून पी जाए। सुबह सुबह बच्चों को पढ़ाई पर बैठा देते थे, स्कूल से आते ही फिर पढ़ाई में लगा देते। शाम को बस आधे घंटे की छुट्टी मिलती थी और फिर रात को भी पढ़ाई। ये नहीं कि खुद अखबार पढ़ते रहें और लड़के गली में इधर उधर भटके। आप तो कभी कभी अपने ही सींग कटाकर बछड़ा बनने का काम करते हैं। बच्चों के साथ ताश खेलने बैठ जाते हैं। ऐसे पिता का बच्चों पर क्या असर होगा? पिताजी के सामने तो मेरे भाई सीधे उनकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। उनकी आवाज सुनते ही सन्नाटा छा जाता था। घर में कदम रखते ही मानो शांति का साम्राज्य स्थापित हो जाता। उनके सामने बच्चों की हिम्मत जवाब दे जाती थी। उसी अनुशासन का नतीजा था कि सभी भाई ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच गए। हाँ, यह बात सही है कि स्वास्थ्य किसी का भी अच्छा नहीं रहा, लेकिन पिताजी का स्वास्थ्य भी कोई कमजोर नहीं था। वो हमेशा किसी न किसी दवा का सेवन करते रहते थे। एक दिन तो हद ही हो गई। आपने बच्चों को पतंग उड़ाने की बाकायदा ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। ऐसे घुमाओ, ऐसे गोता दो, ऐसे डील दो। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गुप्त शिक्षा दी जा रही हो। उस दिन मैंने आपकी ऐसी खबर ली कि आज भी शायद आपको याद होगा। मैंने कहा, आप कौन होते हैं मेरे बच्चों को बिगाड़ने वाले? घर की परवाह नहीं है तो न सही, लेकिन बच्चों की आदतें तो न बिगाड़िए। अगर सुधार नहीं सकते तो कम से कम उन्हें बिगाड़िए मत। उस पर आप चुपचाप बगलें झांकने लगे। मैं तो चाहती हूं कि एक बार आप भी गुस्से में गरजे, ताकि मैं अपना चंडी रूप दिखा सकूं, लेकिन आप इतनी जल्दी ठंडे पड़ जाते हैं कि मेरी सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं। पिताजी तो कभी बच्चों को मेले तमाशे में नहीं ले जाते थे। लड़का चाहे सिर पटक पटक कर रो ले, लेकिन उनकी आंखों में कोई नमी नहीं आती थी। और आप तो हर एक से पूछकर मेले ले जाते हैं। चलो, वहां बड़ा मजा है। आतिशबाजियां होंगी, गुब्बारे उड़ेंगे, विलायती झूले भी हैं। आप तो बच्चों को पूरी छूट देते हैं, चाहे वह हॉकी खेलें, फुटबॉल खेलें या क्रिकेट। इन अंग्रेजी खेलों का नाम सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कोई गेंद लग जाए तो जान लेने पर आमादा हो जाती है। मगर आपको तो इन खेलों से कुछ ज्यादा ही लगाव है।
अगर कोई लड़का मैच जीतकर लौट आता है तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ऐसे इतराते हैं मानो कोई किला फतह कर लिया हो। आपको इस बात की कोई परवाह नहीं कि अगर चोट लग जाए, हड्डी पसली टूट जाए तो इन बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा। पिछले साल कन्या के विवाह का मामला उठा था। आपकी जिद थी कि दहेज के नाम पर एक पैसा भी नहीं दिया जाएगा, चाहे कन्या कुंवारी ही बैठी रह जाए। यहाँ भी आपका आदर्शवाद सर चढ़कर बोलने लगा। आप समाज के बड़े बड़े नेताओं के छल कपट को रोज देखते हैं, फिर भी आपकी आंखें बंद ही रहती हैं। जब तक समाज की यह व्यवस्था बनी रहेगी कि युवती का अविवाहित रहना अपमानजनक है, तब तक दहेज की कुप्रथा का अंत होना असंभव है। माना कि कभी कभार कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो दहेज नहीं मांगता, लेकिन इससे हालात पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। कुप्रथा जस की तस बनी रहती है। आप पैसों की कमी नहीं होने के बावजूद दहेज पर भाषण देते हैं, लेकिन मैंने आज तक ऐसा कोई नहीं देखा जो मिलने वाले दहेज को ठुकरा दे। जब लड़कियों को लड़कों के बराबर शिक्षा और रोजगार के मौके मिलेंगे, तभी यह प्रथा खत्म होगी। मैंने जहां जहां रिश्ते की बात चलाई, वहां दहेज का सवाल खड़ा हो गया। हर बार आपने अपनी टांग अड़ा दी। इस तरह पूरा साल निकल गया और कन्या 17 साल की हो गई। तब मैंने एक ऐसा रिश्ता तय कर लिया जहां वर पक्ष ने लेन देन का कोई मुद्दा ही नहीं उठाया। आपने भी इसे मान लिया। हालांकि अंदर से उन्हें पूरा विश्वास था कि अच्छी खासी रकम मिल जाएगी, और मैं भी मन बना चुकी थी कि जितना बन पड़ेगा वह दूंगी। विवाह के सफलतापूर्वक संपन्न होने में कोई रुकावट नहीं थी, लेकिन फिर भी आपकी अड़न्येबाजी ने मेरी नाक में दम कर दिया। ये रस्म गलत है, वह रिवाज व्यर्थ है, यहाँ पैसे की क्या जरूरत, यह गाने बजाने का क्या काम। आपकी इन बातों ने मुझे परेशान कर दिया। बारात द्वार पर खड़ी थी और आप हर छोटी छोटी बात पर बहस छेड़े हुए थे। विवाह का शुभ मुहूर्त आधी रात के बाद था और यहाँ आप अपने आदर्शों का झंडा उठाए बैठे थे। प्रथा के अनुसार मैंने व्रत रखा था, मगर आपकी जिद थी कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं। आपका तर्क था कि जब लड़के और उसके माता पिता व्रत नहीं रखते तो केवल कन्या पक्ष को क्यों इस परंपरा का पालन करना चाहिए। मैं और पूरा परिवार समझाने में लगे रहे, लेकिन आप अपने ढर्रे पर अटल रहे। आपने आराम से नाश्ता भी किया और भोजन भी। खैर, जैसे तैसे कन्यादान का समय आया। आप तो सदैव इस प्रथा के विरोधी रहे हैं। आपके विचार में यह परंपरा अमान्य है। लड़की क्या कोई वस्तु है जिसे दान किया जाए? आपका यह सवाल हर बार मेरे सामने खड़ा हो जाता है। आप कहते हैं कि दान केवल धन, संपत्ति या जमीन जायदाद का हो सकता है, पशु दान तक चल सकता है, लेकिन लड़की का दान, यह तो आपकी नजर में एक निरर्थक बात है। मैंने बार बार समझाया कि यह तो वैदिक काल से चली आ रही परंपरा है, शास्त्रों में इसका विधान है। परिवार के बड़े बुजुर्ग और पंडित भी आपको समझाने की कोशिश करते रहे, मगर आप पर इसका कोई असर नहीं हुआ। मैं हाथ जोड़ती रही, पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाती रही, लेकिन आप मंडप के नीचे जाने को तैयार ही न हुए। और मजे की बात तो ये है कि जो विवाद आपने खड़ा किया, उसी के लिए आप मुझसे नाराज हो गए। विवाह संपन्न होने के बाद महीनों तक हम दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। आखिरकार मुझे ही झुकना पड़ा। पर असली विडंबना यह है कि आपके इन तमाम दुर्गुणों के बावजूद मैं आपसे अलग एक पल भी नहीं रह सकती। आपके बिना एक क्षण का भी वियोग मुझे असहनीय लगता है। आपके दोषों के बावजूद मैं आपसे इतना प्रगाढ़ प्रेम क्यों करती हूँ, ये मैं स्वयं नहीं समझ पाती। आप में ऐसा कौन सा गुण है जिसने मुझे आपका दीवाना बना दिया है? मुझे खुद नहीं पता, लेकिन आपकी गैर मौजूदगी में जैसे मेरा अस्तित्व अधूरा हो जाता है। यदि आज विधाता मुझे आपकी जगह कोई विद्या और बुद्धि का पुतला अथवा रूप और धन का देवता भी सौंपे, तो मैं उसकी ओर देखना भी पसंद न करूं। यह कोई सामाजिक बंधन नहीं है, न ही प्रथागत पतिव्रता धर्म, बल्कि यह हमारे स्वभावों का ऐसा मेल है जो किसी मशीन के कलपुर्जों की तरह पूरी तरह फिट हो चुका है। अब इनका स्थान कोई और ले ही नहीं सकता, चाहे वह कितना ही सुडौल और बेहतर क्यों ना हो। यह संगति इतनी सहज हो गई है कि जैसे हम बंद आंखों से जाने पहचाने रास्ते पर चल रहे हो। उसके हर ऊंच नीच, हर मोड़ घुमाव से हम पूरी तरह परिचित हैं। कोई अनजान रास्ता कितना कठिन और बोझिल हो सकता है, ये सोचकर ही मन सहम जाता है। शायद आज मैं आपके इन तथाकथित दोषों को गुणों से बदलने के लिए भी तैयार न हो पाऊं।
दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। यद्यपि मेरी स्मरण शक्ति ने पृथ्वी के इतिहास की तमाम यादगार तारीखें विस्मृत कर दी है, वो तारीखें जिन्हें जाग जाग कर और मन मत कर आत्मसात किया था, लेकिन विवाह की तिथि वैसी नहीं है। वह एक सपाट मैदान में खड़े स्तंभ की तरह अडिग और अटल बनी हुई है। न यह भूलती है न भुलाई जा सकती है। इस तिथि के आगे पीछे की सारी घटनाएं मन के फलक से लुप्त हो चुकी है, जैसे किसी तूलिका ने उनकी स्मृतियों को मिटा दिया हो। उन घटनाओं का कोई चिन्ह शेष नहीं, मानो वह समूची विविधता विवाह की तिथि की एकता में समाहित हो गई हो। मैं इसे भूलना चाहता हूँ, परंतु जिस तिथि का रोज स्मरण होता हो उसे भुला पाना कैसे संभव है, और प्रतिदिन इसका स्मरण क्यों करता हूँ, यह आप उस अभागे से पूछिए जिसके जीवन में भगवत भजन ही एकमात्र आश्रय शेष रह गया हो। लेकिन क्या मैं वैवाहिक जीवन से इसलिए भाग रहा हूँ क्योंकि मेरे हृदय में रसिकता का अभाव है? क्या मैं कोमल वर्ग की आकर्षण शक्ति से परे हूँ और अनासक्ति की स्थिति को प्राप्त कर चुका हूँ? क्या मैं यह नहीं चाहता कि जब मैं टहलने निकलूं तो मेरी जीवन संगिनी भी मेरे साथ चले, विलासितापूर्ण वस्तुओं की दुकानों पर उनके साथ कुछ समय रस आनंद में बिताऊं? मैं भी वह गर्व, वह आनंद, वह महत्व अनुभव कर सकता हूँ जो मेरे अन्य भाई बंधुओं के हृदय में हिलोरें लेता है। लेकिन मेरे भाग्य में वे खुशी के पल और वे रंगीन घड़ियां नहीं लिखी गई। क्यों? क्योंकि मैं चित्र का दूसरा पक्ष भी देखता हूँ। जितना आकर्षक और मोहक एक पक्ष दिखता है, दूसरा उतना ही पीड़ादायक और भयानक। संध्या का समय है और आप एक दीन बालक को गोद में लिए तेल या ईंधन की दुकान पर खड़े हैं। अंधेरा घिर चुका है और आप आटे की गठरी बगल में दबाए गलियों में यूं तेज कदम बढ़ाते हुए गुजर रहे हैं मानो कोई चोरी की हो। सुबह का उजाला हुआ और आप बालकों को गोद में लेकर होम्योपैथ डॉक्टर की टूटी कुर्सी पर बैठे हैं। किसी खोंचे वाले की मीठी आवाज सुनते ही बच्चा बिलखने लगा और आपके प्राण संकट में पड़ गए। ऐसे पिता भी देखे हैं जो दफ्तर से लौटते वक्त 2 पैसे की मूंगफली या रेवड़ियां लेकर घर पहुंचने से पहले ही जल्दी जल्दी मुंह में डाल लेते हैं ताकि बालकों के आक्रमण से पहले वह समाप्त हो जाए। कितना हृदय विदारक दृश्य होता है जब कोई बच्चा मेले में खिलौनों की दुकान के सामने मचलता है और पिता महोदय मुनियों की सी गंभीरता से खिलौनों की क्षण भंगुरता का पाठ पढ़ाते हैं। चित्र का पहला रुख मेरे लिए मानो एक सुंदर स्वप्न लोक है, परंतु दूसरा रुख कठोर यथार्थ का रूपक है। इस यथार्थ के समक्ष मेरी सारी रसिकता विलीन हो जाती है। मेरी मौलिकता और कल्पना शक्ति जो किसी समय सृजन के लिए समर्पित थी, अब इस दाम्पत्य के बंधनों से बचने के उपाय खोजने में व्यस्त है। मैं भलीभांति जानता हूँ कि उस जाल में फंसना ही है, लेकिन जितना रंगीन और लुभावना यह जाल दिखता है, उतना ही इसके भीतर छिपा दाना घातक और विषैला है। पक्षियों को इस जाल में तड़पते हुए देखता हूँ, फिर भी स्वयं उस पर जा बैठने से नहीं रुकता। अब तो हाल ये है कि श्रीमती जी ने मुझ पर लगातार दबाव डालना शुरू कर दिया है कि मुझे बुला लिया जाए। पहले जब मैं छुट्टियों में घर जाता था तो मेरा बस कहाँ चलोगी कह देना ही उनकी संतोष भावना के लिए पर्याप्त होता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब मैं बहुत झंझट है कहकर बहलाने की कोशिश करता हूँ, गृहस्थ जीवन की कठिनाइयों का भय दिखाता हूँ, लेकिन अब उनके शक और अधीरता ने मेरी चालों को विफल करना शुरू कर दिया है। छुट्टियों में घर जाने का विचार अब केवल भयावह लगता है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि वह मेरे साथ चल पड़े। मैं अब नित्य नए बहाने गढ़ता हूँ। सबसे पहले तो मैंने संपादकीय जीवन के संघर्षों का रोना रोया। मैंने कहा कि मेरी जिंदगी रातों को जागने और गलियों में भटकने में कटती है। कभी कभी तो रात के 12 बजे भी सोने का अवसर नहीं मिलता और रत जगे का यह सिलसिला अंतहीन है। संपादक होने का भार भी ऐसा है कि सिर पर हर वक्त तलवार लटकती रहती है। कब गिरफ्तार कर लिया जाए, कब जमानत मांगी जाए, कुछ पता नहीं। खुफिया पुलिस का एक पूरा दस्ता हमेशा मेरी परछाई की तरह मेरे पीछे रहता है। बाजार में निकलूं तो लोग उंगलियां उठाकर कहते हैं, वह देखो अखबार वाला। ऐसा लगता है जैसे दुनिया भर की सारी समस्याओं का जिम्मेदार मैं ही हूँ। एक बार दुर्भाग्यवश किसी अंग्रेज साहब के बंगले की तरफ चला गया। साहब ने मुझसे पूछा, क्या काम करते हो? मैंने गर्व से उत्तर दिया,
मैं एक अखबार का संपादक हूँ। साहब तुरंत अंदर चले गए और दरवाजे बंद कर लिए। मैंने मेम साहब और बच्चों को खिड़कियों से झांकते देखा, जैसे मैं कोई जंगली जानवर हूँ। रेल के सफर में भी ऐसा ही हुआ। मित्रों के साथ यात्रा कर रहा था तो प्रतिष्ठा के नाम पर सेकंड क्लास का टिकट लेना पड़ा। मेरी हालत ऐसी है कि जहां जाता हूं वहां सिर्फ संदेह और समस्याएं ही मेरा पीछा करती हैं। गाड़ी में जैसे ही बैठा, एक सज्जन ने मेरे सूटकेस पर लिखे नाम और पेशे को देखा। इसके बाद उन्होंने तुरंत अपना संदूक खोला और रिवॉल्वर निकालकर गोलियां भरनी शुरू कर दी, मानो मुझे चेतावनी दे रहे हों कि वह मेरी हर चाल से सतर्क है। मैंने कभी देवी जी से अपनी आर्थिक तंगी का जिक्र नहीं किया, क्योंकि ऐसा करना मुझे अपनी गरिमा के खिलाफ लगता है, ये जानते हुए भी कि अगर मैंने चर्चा की होती तो शायद उनकी सहानुभूति मुझे मिल जाती। मुझे विश्वास था कि यह सब सुनने के बाद श्रीमती जी फिर यहाँ आने का नाम नहीं लेंगी, लेकिन मेरा यह सोचना पूरी तरह गलत निकला। उनके आग्रह वैसे ही बने रहे। तब मैंने दूसरा बहाना बनाया। मैंने कहा, शहर तो बीमारियों के गढ़ है, यहाँ हर चीज में विष का भय है। दूध, घी, फल, सब्जियां, यहाँ तक कि हवा और पानी भी शुद्ध नहीं। इंसान की जिंदगी मानो पानी पर खींची लकीर हो, जो पल में मिट सकती है। आज जो स्वस्थ दिख रहा है, कल पता चलता है कि हृदय की गति बंद हो गई। सैर के लिए निकले और किसी गाड़ी के नीचे आ गए। अगर कोई शाम को सही सलामत घर लौट आता है तो उसे भाग्यशाली समझो। मच्छरों की आवाज सुनकर नींद उड़ जाती है, मक्खी दिख जाए तो पसीने छूट जाते हैं, चूहे को देखकर जान निकल जाती है। हर ओर बस मौत का साया मंडरा रहा है। अगर मोटर और ट्राम से बच भी गए तो मच्छरों और मक्खियों से लड़ते लड़ते निढाल हो जाओगे। मेरी हालत यह है कि रात मच्छरों से जूझते हुए गुजरती है और दिन मक्खियों के बीच। छोटी सी जिंदगी में इतने दुश्मनों से कैसे निपटे। हर सांस इस डर में लेता हूँ कि कहीं हवा के साथ कोई बीमारी शरीर में न उतर जाए। फिर भी देवी जी को यकीन नहीं आया। उन्होंने अगले पत्र में लिखा कि अब तुम्हारे बहानों से मेरी चिंता और बढ़ गई है। अब रोज मुझे पत्र लिखना, नहीं तो मैं सीधे तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मैंने सोचा, चलो अभी तो खतरे से बच गए, लेकिन मन में यह डर हमेशा बना रहा कि न जाने कब वह अचानक शहर आ जाए। इसीलिए मैंने तीसरा बहाना तैयार किया। मैंने कहा कि यहाँ दोस्तों का ऐसा झुंड है कि चैन नहीं लेने देते। आकर ऐसे जम जाते हैं जैसे अपना घर बेचकर यहीं बस गए हो। अगर मैं घर पर न रहूं तो भी मेरे कमरे में आकर डट जाते हैं और नौकर से जो चाहे मंगवा लेते हैं। उधारी तो मुझ पर ही चढ़ती है। कुछ तो ऐसे होते हैं जो हफ्तों घर पर डेरा डाले रहते हैं। रोज उनके खातिरदारी के चक्कर में लगा रहता हूँ। रात को उन्हें थिएटर या सिनेमा ले जाना पड़ता है। सुबह तक ताश और शतरंज खेलते हैं। इनमें से ज्यादातर ऐसे हैं जो बिना शराब के एक पल भी नहीं रह सकते। अक्सर लोग बीमार होकर ही आते हैं, बल्कि ज्यादातर तो ऐसी हालत में ही पहुंचते हैं। अब रोज डॉक्टर को बुलाओ, उनकी सेवा में जुटे रहो, रात अबर सिरहाने बैठकर पंखा झलते रहो। उस पर यह शिकायत भी सुनो कि यहाँ कोई हमारी सुध भी नहीं लेता। मेरी घड़ी तो महीनों से मेरी कलाई पर नहीं दिखी। दोस्तों के साथ महफिलों में दौड़ रही है। अचकन किसी साहब ने उधार ले रखी है, कोट किसी और के पास है और जूते तो एक बाबूजी उड़ा ले गए। मैं वही पुराना फटा पुराना कोट और घिसा हुआ जूता पहनकर ऑफिस जाता हूँ। ये मित्रगण हमेशा इसी ताक में रहते हैं कि कौन सी नई चीज लाया हूँ। अगर कुछ नया लाऊं तो डर के मारे संदूक में बंद कर देता हूँ। किसी की नजर पड़ गई तो तुरंत न्योता खाने की योजना बना लेते हैं। पहली तारीख को वेतन मिलता है तो ऐसे घर पहुंचता हूँ जैसे कोई चोर चोरी के माल के साथ लौट रहा हो। डर रहता है कि कहीं कोई महाशय दरवाजे पर खड़े इंतजार न कर रहे हों। अजीब बात है, इनकी सारी जरूरतें पहली तारीख का ही इंतजार क्यों करती हैं। एक बार तो मैं आधी रात को तनख्वाह लेकर घर लौटा, लेकिन देखा कि आधा दर्जन मित्र वहां पहले से ही जमा है। माथा पीट लिया। चाहे कितने भी बहाने बनाओ, उनके सामने कोई नहीं चलता। कहता हूँ, घर से चिट्ठी आई है, माँ बहुत बीमार है। जवाब मिलता है, अरे बुजुर्ग लोग इतनी जल्दी नहीं मरते। अगर मरने का वक्त होता तो अब तक जीवित क्यों रहती। देख लेना, 2-4 दिन में ठीक हो जाएंगी। और अगर मर भी गई तो वृद्ध जनों की मृत्यु का क्या शोक करना, वो तो खुशी की बात है। कहता हूँ, लगान का बड़ा तकाजा हो रहा है। उत्तर मिलता है, आजकल तो लगान माफ ही हो रहा है, देने की कोई जरूरत नहीं।
किसी संस्कार का बहाना करूं तो फरमाते हैं, तुम भी कमाल के इंसान हो, इन बेकार की परंपराओं को ढोने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम इन्हें खत्म करोगे तो क्या आकाश से कोई नई समस्या आ गिरेगी? कुल मिलाकर प्राण बचाने की कोई सूरत नहीं बचती। मैंने सोचा था ये बहाना कारगर होगा। ऐसा कौन सा इंसान होगा जो इस हालात में रहना चाहेगा जहां सारा घर मित्रों पर न्यौछावर हो गया हो। लेकिन मेरा यह भी भ्रम निकला। उत्तर में फिर वही आग्रह भरा संदेश आया। तब मैंने चौथा बहाना गढ़ा। यहाँ के मकान किसी पिंजरे से कम नहीं, न हवा आती है न रोशनी, दुर्गंध ऐसी कि सिर चकरा जाए। कई लोग इसी बदबू के कारण हैजा, टाइफाइड और टीबी जैसी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। बारिश होती है तो मकान टपकने लगता है। पानी चाहे कितना भी देर तक बरसे, पर मकान तो पूरी रात टपकता रहता है। ऐसे घर कम ही होंगे जहां भूत प्रेतों का साया ना हो। लोग भयंकर सपनों से जूझते हैं और कई तो मानसिक विकार के शिकार हो जाते हैं। एक दिन नए मकान में आए नहीं कि अगले ही दिन उसे बदलने की चिंता में लग जाते हैं। ठेले पर सामान लादे कहीं से आते हैं, कहीं जाते हैं। गलियों में हर तरफ ठेले ही ठेले नजर आते हैं। चोरियां इतनी बार होती है कि अगर कोई रात चैन से गुजर जाए तो देवताओं को धन्यवाद देना पड़ता है। आधी रात में चोर चोर, पकड़ो पकड़ो की आवाजें गूंजती हैं। लोग दरवाजों पर मोटी लकड़ी, जूते या चिमटा लेकर पहरा देते हैं। फिर भी चोर इतने चालाक होते हैं कि किसी तरह घर में घुस ही जाते हैं। मेरा एक बेतकल्लुफ दोस्त है। वह मुझसे इतनी दोस्ती जताता है कि अक्सर देर रात तक बैठा रहता है। एक बार रात में बर्तनों की आवाज आई। मैंने बत्ती जलाई तो देखा वही साहब बर्तन समेट रहे थे। मेरी आवाज सुनते ही जोर से हंस पड़ा और बोला, तुम्हें बस डराना चाह रहा था। मैंने सोचा अगर पकड़ में ना आता तो बर्तन आपके, और अब पकड़े गए तो मजाक बन गया। एक दिन एक महाशय मुझसे पत्र लिखाने आए। कमरे में कलम दवात नहीं थी तो ऊपर के कमरे से लेने गया। वापस आया तो देखा वो गायब। साथ में मेरा फाउंटेन पेन भी ले गए। कुल मिलाकर शहरी जीवन नरक के अनुभव से कम नहीं है। लेकिन पत्नी जी पर इस शहरी जीवन का ऐसा जादू है कि मेरे किसी भी बहाने का उन पर असर नहीं होता। जवाब में उन्होंने लिखा, मुझसे बहाने मत करो, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी। तुम्हें आकर मुझे यहाँ से ले जाना ही होगा। आखिर मैंने पांचवा बहाना गढ़ा। ये खोंचे वालों की आवाजों से जुड़ा था। सुबह बिस्तर से उठने की कोशिश भी नहीं कर पाया कि कानों में विचित्र स्वर गूंजने लगे। बाबुल के मीनार के निर्माण के समय भी इतनी बेतुकी आवाजें नहीं आई होंगी। ये खोंचे वालों की अनोखी कला है। सही तो ये होता कि ये ढोल मंजीरे बजाकर अपनी चीजों की ओर ध्यान खींचते, मगर इनकी बुद्धि ऐसी औंधी है कि यह डरावने स्वर निकालते हैं, सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाए। बच्चे अक्सर डर के मारे माँ की गोद में चिपक जाते हैं। खुद मैं भी रात को कई बार चौंक उठता हूँ। एक दिन तो मेरे पड़ोस में एक विचित्र घटना घटी। रात के 11 बज रहे थे। एक महिला अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए उठी थी। तभी अचानक खोंचे वाले की दिल दहला देने वाली आवाज सुनते ही वह चीख मारकर बेहोश हो गई। महीनों तक इलाज और देखभाल के बाद उसकी हालत सुधरी। अब तो वह रात में सोने से पहले कान में रुई डालकर सोती है। ऐसे हादसे नगरों में रोजमर्रा का हिस्सा बन चुके हैं। मेरे परिचितों में भी कई लोग हैं जो अपनी पत्नियों को घर से शहर लाए, लेकिन वे अभागनाएं अगले ही दिन इन खोंचे वालों की आवाजों से डर कर वापस चली गई। इस पर श्रीमती जी ने जवाब दिया, तुम्हें लगता है कि मैं खोंचे वालों की आवाजों से डर जाऊंगी? यहाँ गांव में गीदड़ों का हुड़दंग और उल्लुओं का चीखना तक नहीं डराता, तो खोंचे वाले क्या चीज है? आखिरकार मुझे एक ऐसा बहाना सूझा जो मुझे सफल लगे। हालांकि इसमें थोड़ी बदनामी का खतरा था, लेकिन उस संकट से यह बेहतर था। मैंने लिखा, शहर शरीफ और भले घर की औरतों के रहने लायक जगह नहीं है। यहाँ की महरिया इतनी कर्कश भाषा बोलती है कि बात बात पर गालियां देती है। इनके ठाट बाट और सजावट का तो कहना ही क्या। भले घर की स्त्रियां तो इन्हें देखकर ही पानी पानी हो जाए। ये महरिया सिर से पांव तक सोने से लदी रहती है। इनके सामने से गुजरने पर ऐसा लगता है जैसे किसी सुगंध की लहर उठ गई हो। भला गृहिणियां ऐसे ठाट कहां से लाए? वे तो पहले ही कई घर गृहस्थी की चिंताओं में डूबी रहती है। मगर इन महरियों का जीवन तो सिर्फ सजने संवरने तक सीमित है। हर दिन नई सजावट, नई अदा। ये इतनी चपल है कि लगता है जैसे इनके खून में पारा घुला हो। इनका मुस्कुराना, मटकना,
और चमकना देखकर गृहिणियां खुद को तुच्छ महसूस करती है और ये इतनी निर्लज्ज है कि जबरन घरों में घुस जाती है। जिधर देखो इनका जमघट नजर आता है। इनके कारण शरीफ लोगों का घर में चैन से बैठना भी मुश्किल हो गया है। कोई खत लिखाने के बहाने आ जाती है तो कोई पढ़ाने के बहाने। असली मकसद तो गृहिणियों की प्रतिष्ठा को फीका करना है। इसीलिए शरीफजादियां इन शहरों में कम ही आती हैं। मालूम नहीं इस पत्र में मुझसे क्या गलती हुई कि तीसरे दिन पत्नी जी एक बूढ़े कहार के साथ मेरा पता पूछती हुई अपने तीनों बच्चों को लिए एक असाध्य रोग की भांति आ डटी। मैंने बदहवास होकर पूछा, क्यों, कुशल तो है? पत्नी जी ने चादर उतारते हुए कहा, घर में कोई चुड़ैल बैठी तो नहीं है, या किसी ने कदम रखा तो नाक काट लूंगी। हाँ, जो तुम्हारी शह न हो। अच्छा, तो अब रहस्य खुला। मैंने सिर पीट लिया। क्या जानता था अपना तमाचा अपने ही मुंह पर पड़ेगा।